एक चुप थे 100 सुख। इंडिया टीम जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल टूर्स का प्रोसेस भी स्टार्ट किया है। स्किन ग्लो के लिए भी हम फेशियल पॉइंट्स बताते हैं, ये आपका फैट लॉस करता है बॉडी। फोरसाइट में हम मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत स्ट्रेटेजिक अंदाज से सोचते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। और आज जुमे का दिन है और इस हफ्ते का आखिरी शो है और इंशाल्लाह इस शो को आज आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। जी हाँ नाज़रीन, और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त फ़हीम खान। बिल्कुल सहरिश ने सही फरमाया कि आज आखिरी शो है हफ्ते का और आज जो है हमारी कोशिश यही होगी कि पूरे हफ्ते में जो कुछ भी हुआ है वो सब आपके सामने एक मरतबा फिर दोहराया जाए और आज की जो ख़ास बातें हैं वो भी आपसे की जाएँ। तो जुम्मे की मुनासबत से ही आपको बताते हैं आज की अच्छी बात, कोट ऑफ द डे, जिसमें है जी कि खामोशी में आफियत है। क्योंकि फ़साद की वजूहात में एक वजह ज़बान की आज़ादी भी है। ये दुनियावी तौर पे हो गया, लेकिन अगर हम दीनी लिहाज से बात करें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमोबेश फरमान भी जो है उसका तर्जुमा मैं आपको कमोबेश बता रहा हूँ कि फरमान भी यही है कि अगर इंसान अपनी ज़बान पे काबू पा ले तो काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं और जन्नत में जाने का एक ज़रिया भी बनता है। अच्छा, इस पे मैं पंजाबी की एक कहावत है वो भी शेयर करती हूँ कि अक्सर मैंने सुना है पंजाबी में कहा जाता है, एक चुप थे 100 सुख। हाँ, तो इससे साफ जाहिर है कि अगर आप हर जगह पर रिएक्शन देना या फिर आर्ग्यू करना ज़रूरी नहीं होता, सम टाइम चीज़ों को दरगुजर भी करना चाहिए। उससे ये होता है कि मामला ड्रैग नहीं होते, ड्रैग होते हैं, बहस बढ़ती है तो कहीं से कहीं बात निकल जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि एक चुप में 100 सुख है। और इसके साथ ही मैं आपको एक वाक़या भी बताती हूँ। इसी तरह एक वाक़या है, किसी ने सुनाया था कि एक सास और बहू का मसला था कोई ना, तो जो बहू है वो जाती है किसी बाबा जी के पास, तो मुझे कोई हल बताएं, हमारे घर में लड़ाई बहुत होती है और ना मेरी सास मेरे साथ बहुत ज़्यादा ना बदजुबानी करती हैं, बदकलामी करती हैं, तो मुझे कोई हल बता दें। तो वो बाबा जी जो थे वो बड़े अक्लमंद और दानिश्वर थे ना, उन्होंने उसको बोला कि ये एक तावीज़ है, ये तुम ना ले लो और जब तुम्हारे घर में किसी बात पे बहस हुआ करे तो तुमने सिर्फ इसको अपने दांतों में चबा लेना है, बस दबा के रखना है, दबोच लें। हाँ बिल्कुल, तो ना वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अब वो थी तो हिकमत, जाहिर है जब वो अपना वो तावीज़ दांतों में दबाएगी या चबा के रखेगी तो जाहिर है वो बोल ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। जब वो जवाब नहीं देगी तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, तो खामोशी। तो उसने जनाब आके बोला ये तो बड़ा काम का है बाबा जी, मेरे तो मसाइल ही हल हो गए हैं, हमारे यहाँ झगड़ा खत्म हो गया है, अब तो बहस ही नहीं होती है। तो जनाब उसकी वजह ये थी कि वो तावीज़ दबाए रखने से वो खामोश रहती थी मोहतरमा, जिससे झगड़ा बढ़ता नहीं था और खामोशी हो जाती थी घर में। तो जनाब बड़ी अच्छी आप तावीज़ पकड़िए, बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। ये पैसे हैं लाएं। अच्छा, पैसे आ गए, सॉरी मैं समझा शायद तावीज़ है। बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं इसी खूबसूरत वाक़ये के साथ। हादसा या कत्ल, लाहौर डिफेंस हादसे की तहकीकात में नया इंकशाफ। कम उम्र ड्राइवर और मुतासरा फैमिली में झगड़े के शवाहिद मिल गए। मुलजिम अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का पीछा करता रहा और रुकने पर धमकियां दी और फिर गाड़ी को टक्कर मार दी। वाक़े के खिलाफ वज़ीर आला मोहसिन नकवी इन एक्शन, मुतासरा फैमिली से मुलाकात, मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। गज़ा में इजरायली जारियत के इंसानियत सोज मजालिम सूरत हाल अलमी की शक्ल इख्तियार कर गई। मुहासरे के बाइस तमाम बंद। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 11,500 तक पहुँच गई। हमास सरबरा इस्माइल हानिया के घर को भी मलबे का ढेर बना दिया गया है। ताज़ा हमलों में मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी ज़बान उर्दू की गूंज। राबिया खालिद ने आलमी फ़ोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में होनहार पाकिस्तानी के सफ़र की कहानी सुनाएंगे उन्हीं की ज़ुबानी। और पाकिस्तानी फिल्म गुंजल की फ्रांस में धूम। अदाकारा रेशम फिल्म गुंजल की कामयाबी पर मशकूर। फिल्म पाकिस्तान में 25 दिसंबर को रिलीज़ की जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है फ़हीम कि हमारी पाकिस्तानी जो फिल्म्स हैं उनकी दुनिया भर में पजीराई हो रही है और उनको पसंद किया जा रहा है। इससे पहले हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस या फिर जो जानती हैं फिल्म मेकिंग
अब वो खवातीन अपना लोहा मनवा रही हैं और अब ये गुंजल फिल्म है जिसकी बिल्कुल, फ्रांस और में धूम सुनी गई है। रेशम साहिबा की अदाकारी के तो सभी फैन हैं, देखते हैं ये फिल्म कैसी होगी। और आज मोइन जुबैर से भी जानेंगे कि क्या हाल था। फिलहाल टॉप ट्रेंड का रुख करते हैं नाजरीन, और हैशटैग में सबसे पहला हैशटैग साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका ट्रेंड में शामिल है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इतवार को फाइनल में अहमदाबाद में भारत से टकराएगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में पूरा किया। ट्रेंड में सार्फिन ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि कुछ सार्फिन वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत की पेशगोई कर रहे हैं। ट्रेंड में अब तक 1 लाख से ज्यादा सार्फिन ने ट्वीट्स कर दिए हैं, और बिल्कुल भारत की जीत की पेशगोई करनी भी चाहिए। भारत बहुत अच्छा खेल रहा है, 13 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है, 2 एम्पायर भी हैं। ये भी समझ लीजिए कि रूमर चल पड़ी है कि जी बॉल में भी जो है कोई गैजेट मिक्स हो गया है, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस इवेंट के साथ, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। खैर, उस पर भी बात होती रहेगी, इस इवेंट के बाद भी होती रहेगी। खैर, ये मुझे भी ये लग रहा है कि भारत इस दफा ये वर्ल्ड कप लेकर जाएगा। हाँ, ये कुछ माहौल जो है वो बना दिया गया है। अपनी पसंद की पिच है, अपनी पसंद के स्टेडियम है, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, और साथ साथ BCCI का इन्फ्लुएंस भी है जो कि ICC पर बरकरार है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब जनाब हम दूसरे खेल की बात करते हैं, और ये ट्रेंड भी है, पाकिस्तान फुटबॉल हैशटैग कर रहा है। और जनाब ये इस ट्रेंड में पाकिस्तान ने तारीख में पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स AFC के राउंड 2 तक रसाई हासिल की है। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के मुकाबले में सऊदी अरब की फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी है। तो सऊदी अरब ने मैच के आगाज़ से ही पाकिस्तान टीम पर दबाव रखा और गोल करने की कोशिश में लगे रहे। वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर के राउंड 2 के ग्रुप G में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, उर्दन और ताजिकिस्तान शामिल हैं। और ट्रेंड में अब सारिफीन कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। तो जनाब ये मोहब्बत है हमारे बच्चों की फुटबॉल के साथ कि वो अपनी टीम को बैकअप कर रहे हैं और अपने ट्वीट्स के ज़रिए जनाब। अच्छा, मज़े की बात आपको बताता हूँ शहरी साहिबा कि जब ये टीम सऊदी अरब की स्ट्रगलिंग पोजीशन में थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था इनके लिए फुटबॉल फीफा में कम्पीट करना, तो 3 से 4 पाकिस्तानी प्लेयर इस टीम में खेलते थे जो कि लियारी से ताल्लुक़ रखते थे। ये भी बड़ी बात है। खैर, अगला हैशटैग बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये है जी हैशटैग रमीज़ राजा। जी हाँ, रमीज़ राजा साहब ने सोशल मीडिया सार्फिन को जो है वो नाराज़ कर दिया है। हालिया निजी प्रोग्राम में हुआ कुछ यूं कि वो एक प्रोग्राम में बैठे थे और नस्ल परस्ती के ऊपर मबनी एक जोक क्रिएट किया। उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, लेकिन उसके ऊपर लाफ्टर जो है वो उन्होंने दे दिया। अच्छा, वो जोक कुछ शेर की शक्ल में था और समझ लीजिए कि सैटारिकल जोक था, पर उसे उस वक्त निशाना बनाया गया जब विव रिचर्ड की साहबजादी ने इसे ट्वीट किया और बताया कि जी रमीज़ राजा साहब एक बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्हें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी और नस्ल परस्ती पर बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये एक समझ लीजिए कि एक हीट ऑफ द मोमेंट है। एक बंदा एक फ्लो में चल रहा होता है, कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट बैठे हुए थे और एक माहौल बना हुआ था। आजकल आपको मालूम है ट्रांसमिशन के अंदर कॉमेडी फैक्टर, एंटरटेनमेंट फैक्टर भी ऐड ऑन होता है। तो वहाँ से एक शेर जो है, शेर की शक्ल में एक जोक आया और फिर उन्होंने उसको जो है वो लेट गो कर दिया था हंसते मुस्कुराते हुए। वैसे रमीज़ राजा साहब जो हैं, मैंने उनके साथ प्रोग्राम्स भी किए हैं और उनके साथ अच्छी जो है वो क्रिकेट के ऊपर अक्सर तबसरे हमारे शेयर होते रहते हैं। मैं उनसे पूछता रहता हूँ काफ़ी चीज़ें। विव रिचर्ड्स को हमेशा, सर विव रिचर्ड्स को हमेशा एडमायर किया है और रमीज़ राजा साहब के अपने अल्फाज हैं कि इनसे अच्छा बैट्समैन उन्होंने तारीख में कोई और देखा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फ़हीम, जिन खातून ने इस जोक को क्रैक किया था वो भी खैर इस पर शर्मिंदा हैं। और ये सितंबर में ये हुआ था और वर्ल्ड कप के दौरान ही हुआ था। लेकिन अब एशिया कप के दौरान हुआ था। हाँ, नहीं, आई थिंक सो वर्ल्ड कप में तो रमीज़ भाई थे ही नहीं ना, वो तो कमेंट्री के लिए गए हुए। अच्छा, खैर, और इसमें फिर ये हुआ है कि अब जब उनकी बेटी ने इस पर रिएक्शन दिया है तो ये वायरल हुआ है और इस पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं जी, हमारी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जी हमारा तो गोरा कब्रिस्तान काले पुल पे वाक़ है, तो हमारी सोच बिल्कुल नहीं है, हम रेसिस्ट हैं ही नहीं और ना ही हम ये सब चाहते हैं, बल्कि हम तो के खिलाफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और प्रोग्राम में भी अब आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और अब जनाब हमने जिस वाक़े की बात करनी है, इसमें तो होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लाहौर में 6 अफराद को कत्ल करने वाले अफनान नामी जुनूनी नौजवान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तहकीकात में जो नए इंकशाफ सामने आए हैं उसको देखते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि 6 अफराद की मौत सिर्फ ट्रैफिक हादसा नहीं है बल्कि कत्ल की वारदात है, क्योंकि जुनूनी नौजवान अफनान हादसे का शिकार गाड़ी को कई बार रोक कर उसमें मौजूद लड़कियों को हिरासा करता रहा।
फिर हादसे के बाद जब शहरियों ने अफनान को पकड़ा तो उसे बचाने के लिए 4 अफराद भी आ गए, लेकिन शहरियों का गुस्सा देखकर वो भाग गए। हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक जो हैं वो मौजूद हैं लाहौर में और उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या डिटेल है उनके पास। जी खुर्रम, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? डिफेंस फेज 7 के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कम उम्र ड्राइवर की गफलत से या लापरवाही से या इक़दाम कत्ल का मामला था, तो उसकी टक्कर से जो है वो गाड़ी में 6 अफराद सवार जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। एक ही ख़ानदान के ये 6 अफराद थे और जैसे ही इस वाक़े के मुतालिक पुलिस को पता लगा, पुलिस जो है वकुआ पर पहुँची, उस इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया, लेकिन वही मौके पर ही अफनान जो जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, उसको ड्राइवर को मौके से ही पुलिस ने जो है वो अपनी हिरासत में ले लिया था। उसके बाद जो है इस वाक़े का मुकदमा जो है वो 322 दफ़ा के तहत जो है वो दर्ज किया गया था और अब जैसे ही अफनान को कोर्ट में पेश किया गया, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, तो उसमें जो है अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही कल गुज़श्ता रोज़ इंतहाई जो इसमें इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं कि DIG इमरान किश्वर से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि उस इलाके की CCTV फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली गई है और उस फुटेज में बाकायदा तौर पर ये देखा जा सकता है कि अफनान ने पहले इस गाड़ी को पहले टारगेट किया था और इसके साथ झड़प भी रास्ते में रुके हुई और उसके बाद इसको हिट किया गया। तो उसके बाद इसमें जो 302 की दफ़ात और 780 ये दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो शामिल कर दी गई हैं और आज दोबारा मुलज़म को जो है वो इस्तदा की जाएगी अदालत से और दोबारा पुलिस जिस्मानी रिमांड के लिए अपने पास लेकर आएगी। लेकिन अच्छा, यकीनन ये बताइएगा दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या पता चला है? ये अफनान इस फैमिली को हिरासा क्यों कर रहा था, क्या वजह थी, ये कब से इनके साथ राब्ते में था? अच्छा, इस वक्त हमारे साथ फैमिली के सरबराह रफाकत अली साहब बात करते हैं। रफाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रफाकत साहब, जरा कुछ आप भी थी बताइएगा कि आखिर ये क्या ताल्लुक था आप लोगों के साथ अफनान का? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। तो ये क्यों हिरासा कर रहा था फिर? एक्चुअली हम लोग अपनी बेटी का 3 माइयों की रस्म करके आ रहे थे और बच्चियां हजार शादी का फंक्शन था, वहाँ तैयार हो गए। जब हम बैठ के निकले तो इसने थोड़ी दूर आगे इसने जो ना वो बस तंग करना शुरू किया, कभी गाड़ी आगे करता था, कभी पीछे करता था। बेटे मेरे ने मना किया, उसको इशारा करके तुम क्या कर रहे हो, तो ये बाहर निकल ये उसने खास थोड़ा इशारा किया, तो इसने उसको डांट पिलाई गई। बेटे मेरे ने गाड़ी जो ना वो आगे ला के खड़ी कर दी, इसकी गाड़ी सीट भी हुई है ना, मैं नीचे उतर गया, मैं भी नीचे उतरा हूँ और मना किया, मैंने अपने बेटे को भी मना किया, इसे मना किया और इसको जो है गाड़ी में बैठा के मैंने हाथ में जाओ शाम लगा बोला करे जाओ शाम गलियाँ निकालता हुआ जो ना वो गाड़ी में बैठ के बेटे मेरे को जो ना वो धमकी देता कि मैं अब बताऊंगा मैं तो तुम हाथ गाड़ी कैसे हिट करते हैं, और ये दफा हो गया और वो चौक में जाके इसने ये कार्रवाई डाल दी। रफाकत साहब, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम और पूरे मुल्क की जानिब से ही जो है वो एक ताज़ियत जो है वो आप कबूल कीजिए। हम आपका दर्द समझ नहीं सकते, बिल्कुल जिसके ऊपर गुजरती है वही समझ सकता है और बड़ी मुश्किल में आप इस वक्त बात भी कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन आप भी ये बात जानते हैं और हमारी भी यही मजबूरी है कि जब तक आप बात करेंगे नहीं तब तक बात आगे पहुँचेगी नहीं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या जितने भी इदारे हैं पुलिस वगैरह वो आपके साथ ताउन? जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इदारे हैं वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी आपको पेश आ रही हो कार्रवाई के दौरान या किसी का असर और रसूख इस्तेमाल किया जा रहा हो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए और बताइए हमें। देखिए सर, जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है फिलहाल तो वास्ता सिर्फ पुलिस से पड़ा है और वो जिस दिन डेथ हुई है 11 से लेके 15 तक तो पुलिस का बड़ा ही शफाक सलीका रवैया था मेरे साथ। उन्होंने कोई कॉपरेट नहीं किया, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं। हम कहते रहे हमने मुलज़िम को दिखाया, इन्होंने मुलज़िम में हमने दिखाया, उसकी वीडियो चल गई लेकिन इन्होंने हमें नहीं मिलाया। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस आपके साथ उस तरीके से ताउन नहीं कर रही, आपको देर से इन्फॉर्म किया जा रहा है चीज़ों को लेके?
जी ये परसों के पहले से पहले जो है ना 11 से लेकर 14 तारीख तक, जी, जब तक उसकी जो है वो, जब उन्होंने उसको रिमांड के लिए भेजा उस तक तो पुलिस का बहुत ही गंदा किस्म का रिस्पॉन्स था। लेकिन अब जब से मैं DIG इमरान खुशबू साहब से मिला हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है। राब्ता रफाकत साहब से जो है वो राब्ता अभी बताओ थोड़ा सा क्या? मुनक़ता हो गया और उनसे बात भी नहीं की जा रही थी। यकीनन वो अभी एक सदमे में, एक कैफियत में, 6 अफराद जब हलाक हो जाएं तो उनके ऊपर क्या गुजर सकती है तो फिर अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। खैर, हमारे साथ खुर्रम जो है वो अभी तक जुड़े हुए हैं। खुर्रम, ये बताइएगा कि अफनान का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये कोई इतना असर रसूख रखते हैं? जैसे कि रफाकत साहब ने बताया कि 4 दिन तक तो उन्हें ये बताया ही नहीं गया कि भाई उस बंदे से मुलाकात भी नहीं करवाई गई जिसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई, और हो सकता है कि वो गिरफ्तार हुआ भी ना हो और सिर्फ वो, आपको पता है कि जी अल्फाजी और कागजी तौर पर कह दिया जाता है कि जी हो गया गिरफ्तार। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। क्या इतना असर रसूख रखती है अफनान की फैमिली? जी बिल्कुल, अफनान की फैमिली के हवाले से भी हमने पुलिस से सवाल किया तो पुलिस का यही कहना था कि अगर फैमिली के बैकग्राउंड के हवाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने इंसाफ पर मबनी जो है फैसला करना है और तमाम पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि अफनान मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अफनान का एक वीडियो पैगाम जो उसने पुलिस को दिया था वो भी सामने आया था और उसके बाद उसको कमरा अदालत में भी पेश किया गया था, अदालत के रूबरू भी पेश किया गया था और उसके बाद उसका जुडिशल रिमांड जो है वो अदालत ने दे दिया था। अफनान को मौके पर अगर गिरफ्तार ना करती पुलिस तो डेफिनेटली यही होना था कि पुलिस ने किसी न किसी लाइसेंस वाले बंदे को जो है बीच में मुलविस कर देना था कि वो गाड़ी चला रही है। लेकिन मौके से ही अफनान, जिसकी कम उम्र ड्राइवर था, जिसकी गफलत और लापरवाही की वजह से ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है। पुलिस का अब इस हवाले से यही कहना है कि तमाम पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश की जा रही है और जल्द अज जल्द इस तफ्तीश को मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। और कल ये भी इंकशाफात जो हैं वो सामने आए थे कि अफनान के साथ 3 से 4 अफराद मज़ीद जो है वो नामालूम भी थे। लेकिन अब जब पुलिस उसको आज अफनान को दोबारा अपनी तहवील में लेगी, जेल से लेकर आएगी तफ्तीश के लिए, उसके बाद उस जो नामालूम अफराद थे उनके नाम भी पता किए जाएंगे। उम्मीद है कि जल्दी कानून हरकत में इसी तरह आता रहेगा और जो मुजरिम है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और जाहिर है तभी ये जो मुतासरा फैमिली है इसको भी कुछ इत्मीनान मिलेगा। बहुत शुक्रिया मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और रफाकत साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और नाजरीन, द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए आगे भी हमें बढ़ना ज़रूरी होगा। जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रोटीज का 213 रन्स का हदफ कैंगरूज ने 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और वो भी 48वें ओवर में। यानी ये एक टफ मैच था और स्कोर कम होने के बावजूद भी जो है वो बड़ी मुश्किल से ये मैच पूरा हो पाया और इस मैच की कमेंट्री के अंदर भी जो है वो रमीज भाई मौजूद थे, जिनका अभी हमने आपसे जिक्र किया है। लेकिन पता नहीं, खैर उनको इस कंट्रोवर्सी का अंदाजा तो खैर हो ही गया होगा, वहां पे भी बैठ के वो जाहिर है सोशल मीडिया तो जरूर देख रहे होंगे। इस वक्त हमें अब्बास शबीर साहब ने ज्वाइन किया है, तो अब्बास बताइएगा, आपकी कोई बात हुई? रमीज राजा साहब भी भारत में मौजूद हैं और ये सारा कुछ जो कि हो गया, बात थी एशिया कप 2023 की और तब का एक वीडियो क्लिप जिस पर के जो हैं विविड रिचर्डसन, उनकी बेटी ने जब जनाब ट्वीट किया और उनको बोला कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस पर काफी तनकीद हो रही है कि रमीज राजा ने ऐसा क्यों किया। आप तक क्या खबरें पहुंची हैं? कंट्रोवर्सीज होती है जी बड़े टूर्नामेंट में। जैनब अब्बास से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, अब्दुल रज़ाक दरमियान में आए, सिकंदर बख्त आए, वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं सिकंदर बख्त के हवाले से भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, फिर रमीज राजा साहब आए। हर किसी का अपना ओपिनियन है और हर किसी को राइट है अपना ओपिनियन देने का। आप या सामने वाला बंदा उसको किस एंगल से देखता है। सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, इस पर आप जो मर्जी लिख दें। वो कहते हैं कि 100 रुपए का बैलेंस डलवाएं, मोबाइल ऑन करें और जो बोलना है बोलें और अपलोड कर दें। तो इसलिए सोशल मीडिया तो एक बेलगाम घोड़ा है, इधर हर किसी के पास अपना एक राइट है। इल्जाम तराशियां भी इसके ऊपर हो रही हैं, तनकीद भी हो रही है, ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली रमीज राजा साहब भी तनकीद का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद आप पर भी होती है, हमारे पर भी होती है, तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। इजी रखें इसको, सोशल मीडिया
आई एम श्योर अब्बास और रैमो ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया होगा इस चीज को, इसीलिए उन्होंने अभी तक इसका रिप्लाई भी नहीं किया है, बिकॉज यू नो हिम वेरी वेल। लेकिन जहां तक अब्दुल रज़ाक साहब का आपने जिक्र किया सर, उनके कमेंट्स बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं है कि जिसे जस्टिफाई किया जा सके। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें माफी भी मांग ली है उन्होंने, और वो वाकई शाहिद भाई की बात बिल्कुल सही थी। लाला ने कहा कि यार रज़ाक की आदत है, वो जुगते बहुत लगाता है और जुगते लगाते लगाते उसे ये अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कह गया। तो खैर रज़ाक भाई ने उस पर माफ़ी मांग ली है, हमें उसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए फिनाले की। क्या होने जा रहा है भाई कि ये इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे आईसीसी ने जो है वो प्लेट में रख करके वर्ल्ड कप इंडिया के हवाले कर दिया है कि पाण आओ तो तुसी चुक लो। सर देखें, वही बात है कि सबकी अपनी ओपिनियन है। मैं तो क्रिकेट को देख रहा हूँ, क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। इंडिया टीम जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ऑल ओवर टूर्नामेंट आप देखेंगे उनकी जो बैटिंग है, उनकी जो बॉलिंग है, पिचेस का भी बीच में एक ब्रिटिश मैगजीन की तरफ से इशारा दिया कि पिचेस अपनी मर्जी की कर रहे हैं। फिर पीछे सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी थी कि बॉल के अंदर पता नहीं सेंसर लगे हुए हैं, बैट के अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं ये एक बड़े टूर्नामेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश होती है। पिच और डीएसआर तो इन्वॉल्व है ना, डीएसआर देखिए मैल फंक्शन हुआ है डीएसआर, और पिच को भी जो है वो इन्होंने रूल को जो है वो बाईपास करके अपनी पसंद की पिच ली है। इन्हें जिस नंबर की पिच अलॉट की गई थी आईसीसी की जानिब से, ये तो जो इनका नुमाइंदा है आईसीसी का उसने बताया है उस अखबार को, बरतानी अखबार को। देखें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, डीएसआर वाली बहुत सारी गलतियां हुई हैं, सामने आई हैं। पिचेस वाला जो वाकया है ये भी हमारे सामने है, लेकिन उनका अपना मुल्क है, वो होम उनका ग्राउंड है। उन्होंने कोई ना कोई तो एडवांटेज ली होनी, कहीं ना कहीं ऐसी एडवांटेज जिस पर आप बता रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि आईसीसी भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो लेट्स सी, लेकिन देखिए ओवरऑल क्रिकेट तो इंडिया अच्छी खेल, बहुत अच्छी खेल। क्या इसमें थोड़ा सा जरा नाजरीन के लिए बताइएगा कि रूल्स क्या होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है? इस तरह से आप पिच चेंज कर सकते हैं 11th आवर? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि ठीक है अगर आपका होम ग्राउंड है तो फिर आप ट्रस्टवर्दी ही नहीं है। अगर आपका होम ग्राउंड होगा तो फिर आप अपनी मर्जी से पिच भी तैयार करेंगे। इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती हैं तो होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बैट तो नहीं होता इतने बड़े इवेंट के साथ। मेरा बैट, मैं पहली बैटिंग लूंगा। जहां पर मैचेस होते हैं होम ग्राउंड का एडवांटेज तो लेता है, हर मुल्क लेता है। पाकिस्तान में मैचेस होंगे, पाकिस्तान भी लेगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया भी लेगा, लेकिन पिचेस की तब्दीली नहीं हो सकती। बिल्कुल पिचेस जो आपको मार्क हो गई हैं वही पिचेस होती हैं मैचेस के लिए, और वही पिच मैच डे के लिए होती है। प्रैक्टिस के अंदर उस पिच को कवर किया होता है, शाम को उस पिच को खोला जाता है। इवन के प्लेयर्स को भी ज्यादा उस पिच के बारे में इतना नहीं वो उसको फॉलो कर सकते, देखते हैं वो पिच को लास्ट मोमेंट में एक दिन पहले। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है मैचेस के अंदर कि जब प्लेयर्स ग्राउंड से चले जाते हैं तो जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो, जिस तरह बेंगलोर के अंदर हमने देखा कि बड़े बड़े रूलर्स जो हैं वो मारे जा रहे थे, पिच आखिरी टाइम तक मेंटेन हो रही होती है। अच्छा, ये तो पिच की डिटेल हमें पता चल गई। बात साहब अब जरा ये बता दीजिएगा कि फिनाले में जो है वो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल से पहले हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा, वहीं पे रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कमबैक किया है, अगर हाँ ये इसके कैंगरूज के मुकाबले में अगर प्रोटीज होते, प्रोटीज चौकर हैं ये हम जानते हैं, वो चौक कर जाते फिनाले में, पर अब लग रहा है अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जबरदस्त मैच होगा, और जो पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस में देख रहा हूं दोनों टीमें आउटस्टैंडिंग रही हैं। ऑस्ट्रेलिया बीच में एक बार गिरी है, बड़ी टीम की यही निशानी होती है कि जब आप गिरे और अचानक आप खड़े हो जाएं, आप उनकी पूरी बैटिंग देख लें, आप उनकी पूरी बॉलिंग देख लें, कल उनके आप कैचेस देख लें, तो इससे लगता है कि वो बिल्कुल फाइनल के लिए तैयार हैं। और इंडिया भी तैयार है। कौन सी है मेरी फेवरेट? अगर तो मैं क्रिकेट की ऑन पेपर्स बात करूं तो इंडिया टीम फेवरेट है इस वक्त, लेकिन संडे को जो भी क्रिकेट का दिन होगा, जो अच्छा खेलेगा, जिसने एक मिस्टेक कर दी वो मैच हार जाएगा। एडवांटेज जिसको मिल गया, एक दो चांस मिल गए, वो मैच जीत जाएगा। लेकिन दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों टीमें जबरदस्त हैं। इंडिया को इसलिए मैं ज्यादा रेट कर रहा हूं कि इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अभी तक कोई मैच नहीं आया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बेहतरीन बात। आप अच्छे क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, और द डी डे काउंट्स। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अब आपको हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। एक ऐसी
होनहार लड़की से, जो कि जनाब इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एज़ाज़ हासिल कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ रबिया खालिद की, जो कि गुज़श्ता 5 सालों से UN में काम कर रही हैं, जबकि वो इन दिनों अक़वाम मुत्तहिदा में अवामी सफ़ीर की खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। तो न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी नियाद रबिया खालिद ने अक़वाम मुत्तहिदा में कैसे अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया, ये आज हम उनसे जानेंगे। उस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम and thank you so much for having me. बहुत शुक्रिया and it's night for me so I yes, should rather exactly. say good night. सेम यार। अच्छा मुझे ये बताइएगा राबिया कि ये सफ़र जिसका आगाज़ आपने 5 साल पहले किया था, ये किस तरह से इसका आगाज़ हुआ? सोचा हुआ था कि काम करना है, मिशन आपके जहन में था कि मैंने अपनी जो कौमी ज़ुबान है उसको प्रमोट करना है? कुछ बताएंगे अपने ख्यालात? जी बिल्कुल। तो ये सफ़र आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली जब मैं 15 साल की थी तब शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी एकेडमिक्स के अलावा अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में MUNs मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो डिफरेंट डिबेटिंग कंपटीशन होता है, अक्सर अब तो बहुत कॉमन हो गया है, ग्लोबली हर यूनिवर्सिटी स्कूल ये MUNs कंडक्ट कराती हैं। तो उस वक्त मैंने MUNs में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, लेकिन जो मेरी फ़र्स्ट इनकाउंटर था, फ़र्स्ट MUN, तब वो था 2010 में, और उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस काफ़ी नया था। लेकिन उस वक्त फिर भी जब मुझे पता लगा कि एक दुनिया में एक ऐसा अदारा है अक़वाम मुत्तहिदा जैसा, जहाँ पर दुनिया के तमाम ममालिक को एक अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो आके अपने मसलों को डिस्कस करके उनका हल निकाल सकते हैं, तो मुझे ये आइडियोलॉजी उस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। तो खैर जब पहला मेरा इनकाउंटर था तो लम्स में तब वो था, लेकिन तब मैंने एक्टिव में पार्टिसिपेंट तो नहीं थी, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, चीज़ों को सीख रही थी। लेकिन उसके बाद से आप कह सकते हैं कि हर साल में एक डिफरेंट MUN में पार्टिसिपेट करती थी। फिर इस तरह करते करते 2014 में मैंने इंटरनेशनल MUN में टर्की में पार्टिसिपेट किया, तब मुझे बेस्ट इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग डेलीगेट का अवार्ड मिला। तो इस दौरान जब मुझे इन इवेंट्स में कामयाबी मिलती गई, तो एक वो मेरे लिए एक पुश साबित हुआ, एक मोटिवेशन फैक्टर था मेरे लिए कि मुझे इस चीज़ को एक्स्ट्रा करिकुलर की बजाय अपने मेन प्रोफेशनल करियर में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें तो थी जो मेरे लिए एक इंस्पायरिंग फैक्टर बनी, जिनकी वजह से मैंने UN को जानने। राबिया, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि देखें, आप उर्दू को जो है वो प्रमोट कर रही हैं, तो उर्दू के बारे में कहा जाता है कि जी सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, जिनमें आप शामिल हैं। तो मैं आपकी जितनी डिटेल आपने जितनी भी अभी तक अचीवमेंट्स किए उनके बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उर्दू लिटरेचर में आपके फेवरेट राइटर कौन थे, जिनका अदब आपको पसंद आया, जिनका लिटरेचर आपको इंस्पायर कर गया कि ये भी बातें होनी चाहिए? क्या वो यूसुफ़ी साहब थे, या और कोई आपके पसंदीदा लिखारी हों जिनसे आपने इंस्पिरेशन हासिल की, या फिर कोई शायर? क्योंकि शायरी से जो है वो बड़े लोगों को लगाव होता है, एक कनेक्शन, एक उनसियत सी जुड़ जाती है शेरों को पढ़ते हुए, सुनाते हुए, सुनते हुए। क्या वो मौका था जिससे आपको लगा कि उर्दू इतनी खूबसूरत ज़बान है जिसे प्रमोट करना ज़रूरी है? बिल्कुल, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेरी मादरी ज़ुबान है, ये एक पहली ज़ुबान थी जो मैंने बचपन में सीखी, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक उर्दू का जिससे मुझे एक आप कह लें कि इसको सीखने का और ज़्यादा पढ़ने का मौका मुझे मेरे वालिद की तरफ से मिला, क्योंकि उनके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट था बचपन में शायरी का। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि आप उर्दू अदब को पढ़ो, आपको अपनी ज़ुबान पे अबूर होना चाहिए। तो लेकिन आपको पता है जैसे पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अक्सर इवन हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ज़ुबान को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इवन अब बैनुल-अक़वामी सतह पर इवन पाकिस्तान में अक्सर जो कम्युनिकेशन है वो अंग्रेज़ी में होता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वक्त के साथ ये चीज़ मैंने नोट की कि इवन मेरे एकेडमिक करियर में जो उर्दू का इन्फ्लुएंस था मेरी लाइफ में वो कम होता गया, क्योंकि मैं और एकेडमिक्स पे फोकस कर रही थी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में आई, तो जब आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एब्सेंस होती है तो कभी कभार आपको उसकी कदर ज़्यादा होती है।
और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म में मैंने नोट किया कि सब ज़ुबानों को प्रमोशन मिल रही है। जैसे एक तो यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें ऑफ कोर्स उर्दू नहीं है, ठीक है। जैसे फ्रांस, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़, इंग्लिश, अरबिक, तो उर्दू रीजनल लैंग्वेजेस में भी यूएन में प्रमोट नहीं हो रही थी। तो जब ये मैंने इन 5 सालों में ऑब्जर्व किया, तो मैंने कहा कि भाई अभी तक किसी ने अक़वाम मुत्तहिदा का उर्दू में टूर क्यों नहीं दिया, तो मुझे इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। और इस पर तकरीबन मैं काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, ट्रांसलेशन में, कंटेंट बनाने में। इससे मैंने यूएन में भी अपने जो उर्दू डिपार्टमेंट, उर्दू न्यूज़ का डिपार्टमेंट है जिसको 1 साल हुआ है क्रिएट हुए, उनसे भी मैंने हेल्प ली। लेकिन अब मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं इस टूर को दूँ कैसे, क्योंकि आप सप्लाई तभी करते हैं जब आपके पास डिमांड आती है, ठीक है। तो बीच में कोविड आ गया, लेकिन अब हाल ही में तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे ये मौका मिला कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर यूएन का टूर उर्दू में कंडक्ट कर सकूं। और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र का मुकाम था कि मुझे ये मौका मिला और दुनिया को बताने का मौका मिला कि हमारी ज़ुबान कितनी खूबसूरत है, कितनी खालिस है और इसमें कितनी मिठास है, और इसमें बताई गई हुई कोई भी चीज़ आपको एक बहुत सुनने में ही बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा राबिया, मुझे ये बताएगा, जिस तरह आपने कहा कि पिछले कई महीनों से आप इस पर काम कर रही थी और आपने सोचा कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो इसमें कुछ हर्डल्स तो नहीं आपको फेस करना पड़ी? क्योंकि जाहिर है जब इंसान किसी मकाम पर पहुंचता है, कोई एजाज़ हासिल करता है, तो वही जानता है कि उसके लिए उसने क्या कुछ फेस किया। तो आप हमें बताएंगी कुछ ऐसा हुआ जो कि आपके लिए परेशान कुन रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा अब तक का न्यूयॉर्क यूएन में आने का सफ़र है 2015 से लेके अब तक, ये इटसेल्फ इसमें काफ़ी उछाव लाइक अप्स एंड डाउन्स आते रहे। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने गिव अप नहीं करना होता, आपने डिटर्मिन्ड रहना होता है और लगातार कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ा। सेटबैक्स आए, रिजेक्शंस मिलती हैं, लेकिन उससे आपको अपना मोरल जो है वो डाउन नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से उर्दू टूर के स्टार्ट में भी मुझे शुरू में मसला हुआ, बिकॉज आप देखिए मैं 2016 से यहाँ पर रह रही हूँ, तो मुझे उर्दू ज़ुबान को इतना ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता। और नेचुरल सी चीज़ है, जब आप किसी चीज़ से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाए तो कभी कभार आपका जो कमांड है, अबूर है उस ज़ुबान पे, वो कम हो जाता है। तो मैंने भी अपने अंदर मतलब इस कमी को फील किया। जैसे आप अभी भी नोट करी होंगी कि मैं उर्दू में तो बोली हूँ, लेकिन ना चाहते भी कुछ वो अंग्रेजी अल्फाज जो हैं वो आ जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो ऑफ कोर्स तो मैं एक ये भी था पर्सनल लेवल पे भी मैं चाहती थी कि मैं उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ ताकि बेहतर हो सके और लोगों से भी इसमें इंटरेक्ट कर सकूँ। तो ऑफ कोर्स जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, अपना जो मैं इंग्लिश कंटेंट था उसको ट्रांसलेट कर रही थी, तो ऑफ कोर्स मुझे कभी कभार प्योर अदबी अल्फाज यूज़ करने के लिए मसला होता था। जैसे डिसआर्मामेंट है, उसको अब हम कहते हैं तखफीफ असला। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ को एग्जैक्ट ट्रांसलेट करने में मेरे लिए मसला हुआ, लेकिन इंटरनेट से हेल्प ली। बहुत अच्छे कलीग हैं जैसे मेरे यूएन न्यूज़ उर्दू में, उन्होंने मेरी रिसेंटली प्रैक्टिस करवाई, तो उनके लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ऑफ कोर्स मुझे मसला तो हुआ था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, वक्त के साथ। अच्छा राबिया, अभी आपने जिक्र किया कि इकोनॉमिक्स का एक रूल आपने शेयर किया हमारे साथ कि जी अगर डिमांड होगी तो सप्लाई जो है वो बनती है। तो मुझे बताइएगा कि इस टूर के लिए कितने विजिटर्स थे जिन्हें आपने ये टूर दिया और इनके लिए ट्रांसलेट किया, और कितने लोगों ने जो है वो रजिस्टर करवाया था कि वो आएंगे इस टूर के लिए? सही, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने किया। असल में जो हमें रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी इंडिया से हिंदी टूर के लिए, ठीक है। तो मैंने अपनी टूर कोऑर्डिनेटर से कहा कि ऑफ कोर्स अगर हम देखा जाए लिटरेचर थ्रू मीडिया, तो उर्दू और इंग्लिश में मतलब डिफरेंस जो है वो ब्लर होता हमें नज़र आता है। लाइक 70% अगर आप इसकी दोनों लैंग्वेजेस का ओरिजिन भी देखें तो जैसे हमें सुनने में समझ आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती थी अपने टूर में, तो मैंने कहा आप उनसे ये पूछिए कि अगर हम उनको ये टूर उर्दू में दे दें तो उन्हें कोई मसला तो नहीं होगा। तो उनसे पूछा, उनका फीडबैक है बिल्कुल, वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक इट इन उर्दू, बिल्कुल। और फिर जब वो आए विजिटर्स, तो वो लकीली वो लखनऊ से थे, इंडिया से। तो ऑफ कोर्स तो आपको पता है कि इंडिया में लखनऊ में उनका ग्रीटिंग स्टाइल अदाब है, तो ये मेरे लिए इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उनके लिए एक्सपीरियंस काफ़ी थ्रिलिंग था। उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे हम अपने इस एक्सपीरियंस को नहीं भूलेंगे, वी विल रिमेंबर यू, विल रिमेंबर द लैंग्वेज, और हम आपके टूर को भी याद रखेंगे। तो इन टोटल वो फैमिली थी, इट वाज लाइक अ ग्रुप ऑफ
3 to 4 people. लेकिन अब ये है कि एक चीज का स्टार्ट लेना मुश्किल होता है, लेकिन अब एक चीज ये फ्लो में आ गई है, तो अब हम इसको वेबसाइट पे भी अपडेट करेंगे ताकि लोग देखें कि यूएन का टूर उर्दू में अवेलेबल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन अप करें। और मेरी कोशिश भी होगी कि मैं पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। राबिया साहिबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइक जो है ना वो नहीं चाह रहा कि आप ज़्यादा उर्दू बोलें, बल्कि वो ये भी नहीं चाह रहा है कि आप ज़्यादा अंग्रेजी भी बोलें, इसलिए वो बार बार कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। तो थोड़ा सा जो है वो उसे सेट कीजिए। अच्छा राबिया, इसको सेट करने के साथ साथ आप मेरा एक सवाल भी ले लीजिएगा कि अभी माशाल्लाह आपने खुद से कहा कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाए तो फिर आगे चीज़ें जो हैं वो फ्लो में आ जाती हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो आपके जहन में अब नेक्स्ट प्लान क्या है? अब अपनी इस ज़बान के फ़रोग के लिए मज़ीद आप क्या करने का सोच रही हैं? बिल्कुल, इसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो प्लान की हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में थी, तो मैंने एक ये चीज़ ये की, जो इस्लामाबाद में यूएन के डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं, जैसे UNRCO, यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ताकि पाकिस्तान में जो अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पैसे देकर इस टूर को ले सकें, क्योंकि अब ये एक यूएन टूर एक ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो इंटरनेशनली बाय होता है, लोग टूर्स लेते हैं दुनिया, तकरीबन पूरी दुनिया से अगर मैक्सिमम टूर्स दूं तो मुझे 100 लोगों से इंटरेक्शन होता है, जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। तो अब क्योंकि हमने कोविड के दौरान हमने वर्चुअल टूर्स का प्रोसेस भी स्टार्ट किया है, तो मैंने उनको ये ऑप्शन दी उन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को कि अगर आप चाहते हैं यूएन का टूर उर्दू में लेना है या इवन अंग्रेज़ी में भी लेना, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको उर्दू में प्रमोट करूँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्काउंटेड रेट्स में या फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में उनको उर्दू में यूएन का टूर दे सकें, जिससे हमारी ज़बान ऑफ कोर्स नेशनली और इंटरनेशनली प्रमोट हो सके, और उनको यूएन के अक्सर मकसद का और एक प्रॉपर प्रोसीजर और उसके फॉर्मेट का भी पता लग सके। एक प्रॉपर मैसेज जो है वो कन्वे हो, और अपनी ज़बान में होगा तो जाहिर सी बात है कि वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो राबिया साहिबा, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने जिक्र किया कि आपके वालिद साहब जो हैं उन्हें भी शायरी से बड़ा शगाफ रहा और उस लगाव की वजह से ही जो है वो आप इस तरफ आई, तो जाते जाते जो है वो कोई अपना पसंदीदा या वालिद साहब का पसंदीदा शेर जो है वो हमारे नाजरीन की नज़र कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक अल्लामा इकबाल का बहुत अच्छा शेर है, जो मेरा ख्याल से सभी को पता है, कि खुद ही को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात है, बहुत खूब। ऐसे ही आप अपनी ज़ुबान को प्रमोट करती रहें, ऐसे ही काम करती रहें। राबिया, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने देखें आपकी जो डिमांड थी ना उसको भी पूरा कर दिया, शेर सुना दिया। देखें, जिन लोगों को भी उर्दू से प्यार है, यकीनन जो है वो उर्दू शायरी उसमें एक बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करती है। और एक टूटा फूटा सा और शेर मुझे याद है, लेकिन ये मुशायरा बन जाएगा, इसलिए मैं उस तरफ बढ़ना नहीं चाह रहा। तो आप अगली स्टोरी जो है वो कंटिन्यू कीजिए। अब हमें कुछ बात करनी है फ़हीम गज़ा के हवाले से, जहाँ पर होने वाले इसराइली मज़ालिम की अगर बात की जाए तो ज़िंदगी का गला वहाँ पर घोंट दिया गया है। महासरे के बाइस तमाम अस्पताल बंद हैं, सूरत हाल अलमिया की शक्ल इख्तियार कर गई है। 24 घंटे के दौरान सैकड़ों हमले किए गए हैं। मस्जिद दरिंदगी का निशाना बन गई है। 50 नमाजी जामे शहादत नोश कर गए हैं। शहदा की मजमूई तादाद 11,500 तक पहुंच गई है। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया के घर को भी मलबे का ढेर बना दिया गया है। जी नाज़रीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे जानते हैं इस बारे में डिटेल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बल्कि आवाम ये जानना चाह रही है कि जंग के भी कुछ कानून होते हैं, बल्कि जंग के तो छोड़िए, जंगल के भी कुछ कानून होते हैं कि जब भेड़िए का पेट भर जाता है तो वो मुर्दार खाना छोड़ देता है। लेकिन इजरायली भेड़िए जो हैं वो न जाने किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि अभी इस रिपोर्ट में हमने देखा, शायद आप तक भी आवाज़ पहुंची होगी, कि अस्पताल में ये हाल हो चुका है कि अगर कुछ घंटों के अंदर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो कई हलाकतें, कई शहादतें और हो सकती हैं। तो इस वक्त वॉर रूल्स क्या कहते हैं? देखिए, वॉर रूल्स के मुताबिक तो आप किसी सूरत भी किसी एम्बुलेंस पे, किसी हॉस्पिटल पे, ऐसे किसी जगह पे जहाँ पर पनाह गुज़ीन हो, वहाँ पे अटैक आप कर ही नहीं सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एस्टैब्लिश फैक्ट हो चुका है कि इसराइल जो है वॉर क्राइम्स का मुर्तकिब हुआ है और उस सिलसिले में उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। इस सिलसिले में टर्की के जो प्रेसिडेंट अर्दगान साहब
वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो भी एक झैली इदारे के तौर पर, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एक बेवकूफ इदारा होकर रह गया है, क्या वो भी इसी तरह से बिहेव करेगा, या दुनिया के अमन के लिए वो जिस वजह से जाना जाता है ICJ उसके हिसाब से जो है वो उस एक्ट करेगा। लेकिन अब तक जैसे अल शिफा हॉस्पिटल में इस्राएली फौजियों ने जाके नाम नेहाद किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ लिस्टें दिखाई हैं, जैसे कि दीवार पे चस्पा होता है कि ये की ड्यूटीज होंगी, ये सोल्जर्स से हमास के सब झूठ। और दूसरा उन्होंने ये दिखाया कि वहाँ कुछ हथियार रखे हुए, तो जो 4 से 5 हथियार जो हॉस्पिटल के अंदर दिखाए गए हैं, जो किसी भी सिक्योरिटी के लिए जो है वो शायद हो सकते थे, लेकिन उनके पास जिस मकसद के लिए शिफा हॉस्पिटल गए थे उसमें वो नाकाम हुए हैं। ये तमाम चीजें देखते हुए साफ नजर आता है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक भेड़िया भी जो है मुर्दार खाना छोड़ देता है, लेकिन इसराइल जो है वो अपने उसी तरह से बगैर बेशुतर बेमहार की तरह से वो कर रहा है। अभी तो स्टेट डिपार्टमेंट जो US का है, जिसने पहले कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी थी कि इसराइल को जो है वो वॉर में पॉज देना चाहिए सब कुछ, अब तो उनकी तरफ से भी जो है वो बड़ा धीमा से रिस्पांस आ रहा है। बिकॉज अहमद सईद साहब, एक चीज़ और जिसपे मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा, क्योंकि जाहिर है ये दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं ज़ाहिर मफादात की डोर में बंधे हुए हैं। अभी हमने देखा कि हालिया अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मिस्र के सरबराह से मुलाकात हुई है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इजरायली जो नेतन्याहू हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर अरब से कोई बोलेगा तो उनको अपने मफादात खतरे में नजर आएंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि खामोश ही रहें इस पे जो कुछ भी हो रहा है। तो ये हम जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं वो तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अरब दुनिया खड़ी होगी उनके लिए, लेकिन क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि उस तरीके से बात ही नहीं कर रहे हैं, मफादात की डोर में ऐसे बंद गए हैं कि हमारे मुंह सिल गए? जी बिल्कुल ऐसी है। अरब कंट्रीज जो हैं, अरब रिवॉल्ट जब हुई थी इसकी वजह से ओटोमन एम्पायर गई थी, उस वक्त भी अरब ही थे उसके पीछे, कि जिसमें ओटोमन एम्पायर ये सारी गई थी और दूसरे जो हालात फिर ऑटोक्रेसी के मिडिल ईस्ट में शुरू हुए थे। जिस तरह अरब कंट्रीज जो हैं वो पहले भी उस तरह से चीज नहीं की, और अभी भी बड़ी डिटाई से नेतन्याहू कह रहे हैं कि अरब कंट्रीज को अपने इंटरेस्ट देखने होंगे, तो वो भी ठीक कह रहा है। उसको मालूम है कि अरब कंट्रीज जो हैं वो एक किस्म के उस तरह से उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी आर्म्ड फोर्सेस उस तरह से हैं, ना उनके पास उस तरह के जराए हैं जैसे कि इसराइल के पास है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए अरब लीग का जो इजलास हुआ था, इसमें 5 ऐसे जो है वो उन्होंने इक़दामात रखे थे कि जिससे कि इसराइल को फिजिकली पिंच होना था। उस पे अरब लीग में से 4 ऐसे जिसमें मुमालिक थे, इसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त था, उन्होंने भी उससे कोई खास किस्म के रिस्पॉन्स ना दिया, और अरब लीग के बजाय जो फिर OIC की मीटिंग उससे फॉलो होनी थी, उसमें अरब इस्लामिक मीटिंग का समिट का नाम उसको दिया गया था। तो उसको साफ तौर पे नजर आता है कि आपकी अरब लीग जो है, जिसमें आपके मेनली जितने भी आपके अरब मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं या तो अमेरिकन के साथ टाइड है या उसमें फॉर दैट मैटर इसराइल के साथ इनडायरेक्टली। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बड़ी डिटेल से उसने कहा है, होना तो ये चाहिए था कि नेतन्याहू की स्टेटमेंट के बाद सऊदी अरब या दूसरे जी ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब से अभी दोबारा रब्ता होता है। बड़ी डिटेल्ड उन्होंने जो है वो बात बताई है और बताया कि जी अरब ममालिक जितने भी हैं वो सब इस वक्त गुफ्तगू ही कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ब्रिगेडियर साहब वापस ज्वाइन कर चुके हैं हमें। जी कंप्लीट कीजिएगा सर। जी मैंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि स्टेटमेंट आनी चाहिए थी नेतन्याहू की जो है ये गुरूर से भरी हुई स्टेटमेंट के मुकाबले में, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी अरब कंट्रीज जो हैं वो खामोश हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ना उनके पास स्ट्रांग आर्मी है और ना उस तरह की स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, बादशाहत है, और बादशाहत के सिलसिले में वो किसी सूरत नहीं चाहते कि वो डेमोक्रेसी या कोई इस तरह की मीडिया उनके खिलाफ कोई बातचीत करे। अच्छा, तो ये तमाम चीजें सही अहमद साहब, इस पे इस वक्त हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो सरबराह हैं या फिर जो इंतजामिया है उसका जो रवैया देख रहे हैं वो बहुत अजीबोगरीब है कि जो भी फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में बात कर रहा है या वहाँ के विजुअल्स दिखा रहा है, बाकायदा उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है और उनके उस कंटेंट को हटाया जा रहा है। तो ये बाकायदा एक नेक्सस है जो अपना काम कर रहा है और अमेरिका का भी दोहरा मयार आपके सामने, एक तरफ इमदाद की बात करता है, दूसरी तरफ उसने आशीर्वाद दिया हुआ इसराइल को कि जो चाहो करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। देखिए इसमें कोई बात ढकी छुपी रही नहीं है। आपके जो इस वक्त की जो वॉर है बेसिकली वो तो या तो कन्वेंशनल होती है, नॉन कन्वेंशनल, या जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर का भी नाम देते हैं। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में मीडिया जो है एज अ बड़ा इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे काम करता है। बदकिस्मती से जितने आपके इंपॉर्टेंट मीडिया हाउसेज हैं
स्पेशली जो वेस्ट बेस्ड हैं, जिसमें आपके सोशल मीडिया के सारे जो आपके मुख्तलिफ फोरम्स या एप्स हैं, वो तमाम की तमाम वेस्टर्न डोमिनेशन में, और उनके पीछे इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो ज्यूस की नजर आती है। तो इसलिए कोई भी इस तरह की पोस्ट होती है तो या तो उसको फौरन हटा दिया जाता है या उसको बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बेसिकली आपकी जो ओपिनियन जो मेक होती है वो मीडिया से होती है और सोशल मीडिया उसमें डोमिनेंट है। तो उसके पीछे भी आपको सबको मालूम है कि कौन कार फरमा है। और डबल स्टैंडर्ड्स वेस्ट के और अमेरिकन के जो हैं वो हमेशा से हमारे सामने आ रहे हैं। और उस सिलसिले में पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन, खास करके उस हिस्ट्री देख लें, उसी पैटर्न के ऊपर आप इसको मिडिल ईस्ट और यूएस के रिलेशनशिप को देख लें, तो उन्होंने हमेशा उनको महकूम बना के रखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि 57 कंट्रीज हैं ओआईसी के, उन 57 कंट्रीज को कंट्रोल करना थ्रू ऑटोक्रेसी हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स का यही वो रहा है, जो तुर इम्तियाज रहा है कि वहां पे उनको वीक गवर्नमेंट या वीक लीडर्स करके, जिनके पीछे अवाम की स्ट्रेंथ नहीं होती है, उनके जरिए वन मैन रूल करा के तो इस तरह की चीजें करता है। अच्छा। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया के ऊपर तो चल रही हैं, मीडिया के ऊपर चल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक आप फिजिकल कोई इसराइल को हर्ट नहीं करेंगे, पहले इकोनॉमिकली, और अगर फिर इनमें इतनी जान हुई अरब में, तो फिर वॉर, और वॉर का आपने पता 67 और 73 की वॉर के अंदर अरब्स के जो वहां पे जिस तरह पिटाई हुई थी, तो शायद वो उससे डरते भी हैं। लेकिन एटलीस्ट इकोनॉमिकली तो आप कर सकते हैं। जैसे कि 5 जो सजेशंस दी गई थी अरब लीग के अंदर, जिसमें कि पहली सरफहरिस्त ये थी कि आप उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म करें या उसको फ्रीज करें। उनका था इसराइल के जो जहाज हैं उनको अरब कंट्रीज के एयर स्पेस से ना गुजरने दें। थर्ड ये कहा था कि आप ऑयल को एज अ लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करें। फिर जो अड्डे हैं जहाँ से इसराइल को कुमक जाती है अमेरिकन की अरब कंट्रीज में, उनको रोकें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्रियल लेवल की कमेटी बनाए जो मुख्तलिफ अरब कंट्रीज में या मुख्तलिफ ब्रसल्स में और जो जेनेवा है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, 5 सजेशंस दिए गए थे, लेकिन अभी तक किसी पर भी जो है वो काम हो नहीं पाया है। अभी तक सिर्फ बातों की हद तक ही है। बिल्कुल आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, और आज के दिन जो है वो एक मरतबा फिर एक रिमाइंडर की सूरत जो है वो आपका बयान ये इख्तियार कर गया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और डिटेल्ड इसके ऊपर जो है वो आपने अपना तज्जिया पेश किया। थैंक यू सो मच। और मुझे यहाँ पर ये लगता है ब्रिगेडियर साहब की बातें सुन के कि ये जो 57 ममालिक हैं, इन सब के लिए फ़लस्तीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। और ये खामोशी का जो चुप का जो बुत है, अब तोड़ने का वक्त आ गया है। न जाने कब टूटेगा, लेकिन जल्द टूटेगा। अल्लाह करे जल्द टूटे। हमारे उन बहन भाइयों की गैबी मदद अल्लाह ताला की तरफ से हो जाए। इसी दुआ के साथ नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम कुछ बात करने वाले हैं योगा की। योगा की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो कि योगा थेरेपिस्ट हैं। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में पहली बार है कि कोई योगा थेरेपी के साथ किसी बीमारी का इलाज बताए, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार बजाय इसके कि हम मेडिसिन पे जाएं या फिर कंसल्टेशन इस तरह की लें कि डॉक्टर्स की फीसिस पे फीसिस देनी पड़े, उससे बेहतर है कि हमें कोई ऐसी थेरेपी मिल जाए जो हम रूटीन लाइफ में अपनी शामिल कर लें, जिससे आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी बीमारी से निजात मिल जाए। तो ख़वातीन की जो डेली की रूटीन है या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं पर बात करने के लिए इस वक्त योगा थेरेपिस्ट आयशा खान साहिबा ने इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ख़वातीन के मसाइल तो आयशा बहुत सारे हैं, स्पेशली अब, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस, थायराइड, PCOS, सिस्ट, इनफर्टिलिटी, मतलब इतने सारे हैं कि मेरा ख्याल है कि मैं गिनना शुरू करूंगी तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि योगा थेरेपिस्ट, लोग ज़्यादातर योगा इंस्ट्रक्टर्स को जानते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे योगी जो आपको बताते हैं कि जनाब ये वाला पॉज आप बनाएंगे तो इससे ये हो जाएगा, तो इस तरह करने से पेट कम हो जाएगा, ऐसे करने से बॉडी आपकी शेप में आ जाएगी। ये योगा थेरेपिस्ट का काम क्या है? देखें, बेसिकली योगा और योगा थेरेपी में डिफरेंट ये है कि योगा जो होता है वो हर इंसान कर सकता है, ठीक है, माइंड ऑफ पीस के लिए भी, रिलैक्सेशन के लिए भी। बट योगा थेरेपी जो हम करवाते हैं वो प्रॉपर डिजीज़ जो होती हैं आपकी, अल्लाह ना करे कोई भी अगर आपके साथ हेल्थ इशू है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हम करवा रहे होते हैं वो बेसिकली योगा थेरेपी में काउंट होता है। थेरेपी लाइक हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई जॉइंट पेन का पेशेंट आता है
तो फिर हम उससे देखते हैं कि किस लेवल का और कितना पुराना इनका मर्ज़ है, फिर उस लिहाज से उनको थेरेपी स्टार्ट करवाई जाती है। पहले कुछ स्लो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जब उनके मसल्स जो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, स्टिफ हुए हुए होते हैं, वो नॉर्मल होना शुरू होते हैं, तो फिर उन्हें आगे एडवांस लेवल की थेरेपी करवाई जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएगा कि वो बीमारियां जो कि आजकल आम हैं और आपके पास बहुत सारी ख़वातीन उन बीमारियों को लेकर आती होंगी, वो कौन सी हैं स्पेशली जिनका इलाज योगा थेरेपी से हो रहा है, और बेसिक्स जो आप शुरू में स्टार्ट करवाती हैं, थोड़ा सा ज़रा उनके हवाले से भी बता दीजिएगा कि वो क्या है। बिल्कुल, देखिए फर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और पीसीओएस के पेशेंट्स तो आप समझें कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 90% पीसीओएस की इश्यूज़ हैं फीमेल्स के साथ। बेसिकली मेन वजह हमारी डाइट भी है, हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं खा रहे, और जो चीज़ें भी हमें मिल रही हैं वो भी अच्छी नहीं है। आपको पता है हर चीज़ जो है वो केमिकल है, और स्टोर हुई हुई चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। वो फ्रूट्स जो सीजनल हमें खाने चाहिए वो पूरे साल मिल रहे होते हैं, तो जो हमारा इंटेक है वो भी अच्छा नहीं है। तो उसकी वजह से मेन रीज़न पीसीओएस होने का ये भी है, प्लस में चिकन मेन चीज़। अच्छा, पीसीओएस वाले पेशेंट्स के साथ हम ये करते हैं कि स्टॉप उनको चिकन सबसे पहले स्टॉप करवा देते हैं, या तो फिर आप कम कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में सिर्फ बनता ही चिकन है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, वो बीफ और मटन नहीं यूज़ करते, तो फिर वो एकदम से छोड़ भी नहीं सकते ना उसको, कि उसका ऑल्टरनेट क्या करेंगे। लोग दालें भी नहीं खाना पसंद करते, वेजीज तो शायद पाकिस्तान में अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। बिल्कुल जो चीज़ें देखने में आ रही, कोई नहीं खाता ये सब चीज़ें, तो उसके लिए हम उसको कम करवाते हैं। उसके बाद फिर हम उन्हें थेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो अच्छा, स्टार्ट आप थोड़ा सा करते हैं। मुझे वो एक्सरसाइजेज बताएंगी ताकि वो नाजरीन जिस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको एटलीस्ट, उनके देखिए ये एक टेस्ट कराने से पता चलता है कि भाई आप पीसीओएस है या नहीं है। सम टाइम कुछ लोग स्लाइटली पीसीओएस होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनका प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ज़रा कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो कि पीसीओ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसमें हमें क्या करनी है, हम आगे चल के डिस्कस करते हैं एक्सरसाइजेस को। अच्छा, क्योंकि वो पूरा फिर एक समझें कि सीक्वेंस वाइज आपको करनी है। ठीक है, फर्स्टली आपको बेसिकली ये ट्रीटमेंट आपको उसको उसी तरीके से लेकर चलना है। सही। तो पीसीओएस की तो ऑन स्क्रीन बताना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होगा कि हर इंसान ठीक से नहीं करेगा, और थेरेपी इस तरह की चीज़ है कि अगर आपने उसको प्रॉपरली नहीं परफॉर्म किया तो आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। सही। अच्छा, मैं यही चाह रही हूँ कि आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, तो वो बेसिक एक्सरसाइजेज जो कि एक हेल्दी रूटीन लाइफ में आपकी होनी चाहिए, भले आपको किसी पार्क ना जाना पड़े, स्पेशली कोई जिम ना ज्वाइन करना पड़े, आप अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठ के कर सकते हैं, वो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, फर्स्टली तो ये होता है कि अगर आप घर में हैं और आजकल जॉइंट्स पेन का भी बहुत है, बहुत लोगों को जॉइंट्स पेन का भी इशू है, या डिप्रेशन का भी है, एंजाइटी का भी है, तो प्रॉपरली जब सुबह आप उठते हैं तो आपने टोज़, जो आपकी फिंगर्स होती हैं, क्योंकि आपकी फुट की फिंगर्स और जो आपकी हैंड्स की फिंगर होती हैं, इसमें आपकी बॉडी के तमाम बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो आपने मॉर्निंग में उठने के बाद अपने टोज़ को टोज़ पे वार्म अप करना है। एक तो वार्म अप होता है कि हम जंपिंग कर रहे हैं या रोपिंग कर रहे हैं, नहीं, या आपने टोज़ पे वार्म अप करना है, आपके टोज़ प्रेस होना चाहिए। 5 मिनट्स आपने ये वार्म अप करना है। और अगर किसी को जॉइंट्स का पेन है या लेग फ्रीजिंग, बहुत आजकल ज़्यादातर जॉइंट्स पेन का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसके लिए आपने टोज़ पे वार्म अप करने के बाद आपने इसी लेग को रोटेट करना है जिसमें आपके ज़्यादा पेन है। इसको आपने सर्कली रोटेट करेंगे, राइट साइड देन लेफ़्ट साइड, इसको आपने रिपीट करना है। ईच सेट 30 टाइम्स रिपीटेशन है इसकी, और आप 3 सेट्स कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये जो थेरेपी है, ये इलाज फॉर लाइफ टाइम है या फिर आपको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए रिकमेंड किया जाता है? मतलब अगर से सपोज हमें पीसीओएस का प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी का कोई मसला है, तो ये ट्रीटमेंट कितने टाइम में हो जाता है? थोड़ा सा ज़रा देखिए, मेरे पास जो मेजॉरिटी है जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 मंथ में भी रिकवर किया है, और कुछ पेशेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास अभी तक पेशेंट है उनको टाइम लगा है वो 3 मंथ्स का है, जो हमारे पास ड्यूरेशन है 3 मंथ्स में कवर हो जाते हैं। लोगों को अवेयरनेस है कि थेरेपी, योगा थेरेपी से अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। योगा थेरेपी की अवेयरनेस पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो योगा थेरेपी की अवेयरनेस लोगों को हो जाती है तो वो मेडिसिन छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें 90% आपका इलाज है, आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेडिसिन अगर आपकी एक चीज़ को ठीक करती है तो आपकी स्टमक ख़राब कर देती है, आपके लंग्स पे इफेक्ट आ जाता है, डिफरेंट चीज़ों को वो ख़राब भी कर रही है, बट थेरेपी आपकी किसी चीज़ पे इफेक्टेड नहीं होती। अच्छा, इसमें हर बीमारी का इलाज है? तकरीबन इसमें हर बीमारी का इलाज है।
ये तो बड़ी मतलब सरप्राइजिंगली बिल्कुल चीज़ है कि देखिए थेरेपी के अलावा इसमें अगर हम योगा मुद्रास करते जाएं, जो हम हैंड के पोस्टर करते हैं, जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं वो पूछ रहे होते हैं कि भाई फैट लॉस के लिए हम क्या करें, तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने रिंग फिंगर के सेकंड बॉक्स को, ये टिप को आपने प्रेस नहीं करना, ये वेट गेन के लिए होती है, आपने सेकंड बॉक्स को ऊपर से प्रेस कर लेना है, ठीक है, यानी कि ऐसे जी बिल्कुल इस तरीके से। सही। और आप टीवी देख रहे हैं या आप जब भी फ्री बैठी हुई हैं घर में, बट स्टमक एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, ये नहीं कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद मुद्रा कर लिया, तो उससे फिर आपके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि ये पूरी एक साइंस है। आपकी बॉडी में हमें देखने को सिर्फ ये लग रहा है कि हम हाथ यूँ करके बैठ गए, बट कुछ पोस्टर में आपके बताऊंगी कि थोड़ी देर में आपको लगेगा कि अब आपको गर्मी लगी है, क्योंकि आपकी बॉडी में वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। ये आप कर लें, 5 मिनट्स कर लें, आपका हाथ थक जाए आप रिलैक्स कर लें, पूरे दिन में आप इसको 15 मिनट्स कर लें, 5 मिनट्स करके, ये आपके फैट को कम करता है। अच्छा, यानी कि फैट लॉस के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त थेरेपी आपने बताई है। ये फैट लॉस के लिए। अच्छा, क्योंकि हम लोगों के जहन में ये है कि शायद योगा थेरेपी, तो खैर अभी ये टर्म मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है, मुझे भी इंस्ट्रक्टर्स का पता था कि सांस ऊपर की तरफ खींच के 5 मिनट बैठना है, बिल्कुल, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करना है, देखिए इनहेल करना है, शायद इसी से आपका जो ये टमी है वो भी अंदर चला जाता है, आपका फैट रिड्यूस होता है। लेकिन ये अगर तो प्रेशर पॉइंट्स के साथ भी ये मुमकिन है, तो बड़ा ही अच्छी बात। प्रेशर पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, क्योंकि योगा थेरेपी जो है वो पूरी डिपेंडेड ही प्रेशर पॉइंट्स पर है। अगर आप सही प्रेशर पॉइंट्स करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके। सही। इवन कि स्किन ग्लो के लिए भी हम प्रेशर पॉइंट्स बताते हैं। डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप ये फिंगर्स ये कर लें, और आपने ये भी 15 मिनट्स पूरे दिन में करना है। बट होना ये चाहिए कि अगर आप फैट लॉस के लिए कर रहे हैं तो जस्ट फिर आप फैट लॉस वाला ही पोस्टर करेंगे, ये नहीं कि आपने सुबह में फैट लॉस वाला कर लिया, शाम को आप डायबिटीज़ वाला कर। थोड़ा सा आयशा मैं चाहूँगी इस कैमरे पे ज़रा नाज़रीन को, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जो कि बेशतर एक हमारी पाकिस्तानी कौम की है कि वजन कम करना है हमें, तो ज़रा यहाँ पे इस कैमरे पे आप हमें बताइएगा कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं वेट लॉस के लिए जो कि आपने करने, कितने सेट्स और कितने मिनट। ठीक है, देखें रिंग फिंगर है हमारी, रिंग फिंगर के सेकंड जो बॉक्स है जिसे अब इंचेस में काउंट करते हैं, सेकंड बॉक्स को आपने ऊपर से इस तरीके से प्रेस करना है। आप यूँ हाथ रख के बैठ जाएं, यूँ बैठ जाएं, वो इशू नहीं है। इसको आपने 5 मिनट्स तक इस तरह रखना है, ठीक है। जब आपका हाथ थक जाए तो आप रिलैक्स कर लें। 1 मिनट में थक गया, 1 मिनट में आपने हैंड को रिलैक्स किया, दोबारा कर लिया। 5 मिनट्स करके आप पूरे दिन में 15 मिनट्स इसको कर लें। ये आपका फैट लॉस करता है बॉडी से। सही। अच्छा, एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह के इलाज की तरफ इसलिए नहीं जाते कि यार ये क्या है कि उंगलियां दबा के बैठे रहो, कोई ज़ाहिर नो हाउ नहीं है, तो लोगों को लगता है कि जैसे ये बातें हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक हमको ऐसी मतलब कैप्सूल्स खा लेंगे। बिल्कुल, हम लोग बॉडी से जल्दबाज है ना, रिलीज करते हैं, हम हर चीज़ जल्दी में चाहते हैं, कोई भी चीज़ में हम पेशेंस नहीं चाहते। बेसिकली योगीज जो होते हैं उनके अंदर पेशेंस बहुत होते हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो अपनी मेडिसिन से स्विच करके हमारी इन चीज़ों की तरफ आए, योगा थेरेपी की तरफ, तो आई थिंक सो कभी वो दोबारा मेडिसिन की तरफ नहीं जाएंगे। मैं आपको अपना बताऊं कि मैं कभी पेन किलर नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती, क्योंकि देखें बॉडी में पेन हुआ है ना, किस वजह से हो रहा है, आप पहले उस वजह को तो देखें। यहाँ तो ट्रेंड है कि आपकी बॉडी में पेन किसी भी वजह से है, चाहे वो आपको थकावट की वजह से, किसी आप पैनाडोल और पोनिस्टान ले लें। अच्छा, बात खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह आपने खुद कहा कि आपने कभी कोई पेन किलर नहीं खाया, अक्सर जो आम तौर पर कभी सर दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा दिन बैठ के काम करना है, एक्सरसाइज हमने करनी नहीं है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताइएगा जो कि ख़ास तौर पे हेडेक और बैक एक के लिए हो। देखिए, हेडेक के लिए तो ये है कि सिंपल आप जो है स्ट्रेट चेयर पे बैठ के करना चाहें, चेयर पे बैठ जाएं, आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द है तो आपकी ये 2 फिंगर्स, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और सेंटर फिंगर, इससे आपने अपने सेंटर को प्रेस करना है एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 30 टाइम काउंट करना है और इन प्रेशर पॉइंट को प्रेस करके रखना है जो आपकी आईब्रो के सेंटर में, ठीक है। देन इसी को आपने रोटेट करना है 30 टाइम राइट साइड एंड 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके हेडेक के लिए बेस्ट है अगर नॉर्मल हेडेक है। अगर माइग्रेन है तो फिर माइग्रेन के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज। वो क्या है? माइग्रेन के लिए आपने इसी पोस्चर में बैठना है, रिलैक्सिंग करने के बाद आपने अपनी नेक को टर्न डाउन करना है 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम लेफ्ट साइड, देन 10 टाइम्स डाउन। अच्छा, अब ये थेरेपी है क्योंकि
आपने डाउन इतना जाना है कि आपकी जो बैक की वेन्स है उसमें आपको स्ट्रेचिंग फील हो, आपको लगे कि कोई चीज़ आपकी बॉडी से स्ट्रेच हो रही है, आपको मज़ीद पेन फील होगा, बट जो पेन आपको हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी श्रिंक हो जाती है। माइग्रेन जब होता है आपकी सारी वेन्स जो होती हैं वो जकड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये आपने डाउन करी 10 टाइम्स, रिलैक्स, फिर आपने बैक मूव करना है, 10 टाइम्स ही आपने बैक पे जाना है। अच्छा आयशा, ये जो योगा थेरेपिस्ट हैं, बाकायदा ये सर्टिफाइड मेडिकल कोई डिग्री है या फिर कोई आप लोग इसका कोर्स करते हैं और उसके बाद आप थेरेपी करते हैं? बेसिकली ये इसमें मेडिकल कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, रिसर्चेज आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली ये योगा का ही एक एडवांस लेवल है, इसमें कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है और अगर होता है तो बेस्ट है क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको मेडिकल की भी नॉलेज होगी प्लस में इसकी भी होगी तो दोनों जब आप चीज़ें साथ करेंगे तो फिर डिफरेंट रिजल्ट। सही, चले मैं आपसे पूछूंगी रेशो के कितने पेशेंट्स आपके पास आते हैं और किस तरह आप उनको ट्रीट करती हैं, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को बताऊंगी कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस बनने वाली कौम की बेटी ज़ैनब से मैंने आपकी मुलाकात करवानी है, जिनकी सिर्फ 18 साल की उम्र में अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिसेफ यूथ फॉर साइट फेलोशिप के लिए उनको मुंतखब किया गया है। यानी कि ज़ैनब मुख्तलिफ एडवोकेसी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेंगी, दुनिया भर में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। होनहार तालिबा ज़ैनब वहीद इस फेलोशिप के लिए दुनिया भर से 1400 दरख्वास्त गुजारों में से मुंतखब हुई हैं। ज़ैनब वहीद के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से 11 दीगर उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, जिनमें अमरीका, बरतानिया, तुर्की, मिस्र, अर्जेंटीना, अलजायर, माली, घाना, म्यांमार और मालदीव भी शामिल हैं। तो ज़ैनब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि कैसा महसूस हो रहा है? बहुत फ़ख्र की बात भी है और इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, अपने मुल्क को एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी करना और यूनिसेफ के साथ मिलके बच्चों के हकूक़ के लिए पूरी दुनिया में काम भी करना। तो वाइल इट्स एन ऑनर, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आई एम एक्साइटेड एंड लिटिल बिट स्कैर्ड एट द सेम टाइम। अच्छा, 1400 एप्लीकेशंस थी जिनमें से आपको चूज़ किया गया है, कैसे पहुंची आप यहाँ तक? कुछ अपना सफ़र तो बताइए, हमसे शेयर कीजिए। फॉर श्योर, ये एक ओपन कॉल थी यूनिसेफ की तरफ से जहाँ पे फोरसाइट और फ्यूचरिस्ट थिंकिंग के जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया पूरी दुनिया से। अब फोरसाइट क्या है? फोरसाइट में हम मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत स्ट्रेटेजिक अंदाज से सोचते हैं ताकि प्रेजेंट में हम अपनी स्ट्रैटेजाइजिंग कर सकें और बेहतरीन पॉलिसीज़ बना सकें। ये गवर्नमेंट्स के लिए और कंपनीज़ के लिए बेसिकली ये पूरा एक स्किल होता है और इसमें मैंने पहले भी यूनाइटेड नेशंस से तरबियत ली हुई थी जिसकी बुनियाद पर इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और अब मैं दुनिया भर के जो फ्यूचरिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलके यूनिसेफ की रिसर्च में भी काम करती हूँ और नेशनल लेवल पे भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब इससे पहले ज़ैनब आपने क्लाइमेट चेंजेस को लेकर भी काफ़ी आपकी रिसर्च रही है या आपने इस पर काम किया है, तो पाकिस्तान की सिचुएशन तो जूं की तूं है, कैसे देख रही हैं आप? डेफिनेटली मैं क्लाइमेट एक्टिविज़म में पिछले 3 से 4 साल से हूँ और ऑन ग्राउंड मार्चेस ऑर्गेनाइज करना, कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान को मैं इंटरनेशनली 3 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सैलाब तवातुर के साथ आ रहे हैं, हर साल हीट वेव्स पिछले साल से ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रही हैं, स्मॉग के हालात पाकिस्तान में सबसे बुरे हैं पूरी दुनिया में। तो इसका हल क्यों नहीं हो रहा? तो हल होगा अगर हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे। क्लाइमेट चेंज कॉज होता है इंसानों की तरफ से पैदा होने वाली कार्बन एमिशंस से, और ये कार्बन एमिशंस फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज से आती हैं और जो आज तरक्की याफ्ता ममालिक वेस्ट में हैं, ग्लोबल नॉर्थ में हैं, उनसे आते हैं। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करना है तो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी फॉसिल फ्यूल्स एमिशंस को कम करना होगा। और एज एन एक्टिविस्ट मैं और मेरे तमाम फेलो एक्टिविस्ट भी हम इसी बात को डिमांड करते हैं। आज भी इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से लेकर डी चौक तक हमारा एक क्लाइमेट स्ट्राइक है, क्लाइमेट मार्च है, जिसमें हम यही बात दोहराएंगे और क्लाइमेट जस्टिस डिमांड करेंगे, जिसमें जो जिम्मेदारान हैं क्लाइमेट चेंज को कॉज करने के लिए उनको ही क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए भी पहला कदम उठाना होगा। और हम उनको ये बात कहते रहते हैं, पुश करते रहते हैं और अभी तक एक स्टैग्नेशन सी है, एक जमूद सा है जिसकी वजह से वो एक्ट नहीं करते। लेकिन आई एम होपफुल कि इफ़ इनफ पीपल टॉक अबाउट इट दे विल एक्ट।
इंशाल्लाह। अच्छा अब ज़ैनब, ये जो एडवोकेसी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ इनके हवाले से बताइएगा जिनका आप हिस्सा बनेंगी। ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, किस तरह काम करेंगी आप? डेफिनेटली। सो मेरी क्लाइमेट एक्टिविज्म में मैं ऑन ग्राउंड मदारिस की बच्चियों के साथ क्लाइमेट एजुकेशन के लिए काम करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि फॉर्मल एजुकेशन क्योंकि उन्हें नहीं मिलती, इंग्लिश में वो कम्युनिकेशन उनको नहीं मिलती, मेन स्ट्रीम मीडिया से क्लाइमेट एजुकेशन नहीं मिलती, तो वो एक ऐसा बहुत बड़ा गैप है जिसको क्लाइमेट एजुकेशन मिलने की ज़रूरत है। और अपने नेशनल एडवोकेसी प्रोजेक्ट में भी मैं इन्हीं बच्चियों के साथ क्लाइमेट एजुकेशन को मज़ीद बढ़ाऊँगी और उनको फ्यूचरिस्ट थिंकिंग और फोरसाइट की भी थोड़ी बहुत बेसिक तालीम दूँगी। और मकसद उनको एक्सपर्ट बनाना नहीं है, मकसद उनको इतनी बेसिक नॉलेज देना है कि जब क्लाइमेट डिज़ास्टर्स आते हैं तो जिन कम्युनिटीज़ से इन बच्चों का ताल्लुक़ है वो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं क्लाइमेट चेंज से, और उनके पास सबसे कम कैपेसिटी होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डील करने के लिए। तो इनकी थोड़ी बहुत कैपेसिटी बनाना ताकि वो खुद अपने तय कुछ ना कुछ तैयारी कर लें। अगर हुकूमत की तरफ से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से उनको क्लाइमेट डिज़ास्टर्स के लिए तैयार नहीं किया जा सकता, तो अपनी कैपेसिटी में वो कुछ ना कुछ तैयारी कर लें जिससे उनकी जानें बच जाएँ, जिससे उनकी रोज़गार, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके घर किसी न किसी कैपेसिटी तक बच जाएँ जब क्लाइमेट डिज़ास्टर्स आए। अच्छा बिल्कुल ज़ैनब, अच्छा ऐसी और भी बच्चियां हैं जो कि आपकी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप उनको बताएं कि आप जिस मकाम पर हैं इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है, आप क्या मैसेज देंगी, क्या मशवरा देंगी? बहुत सारा पोटेंशियल है हमारी यूथ में, हमारे नौजवानों में शऊर है और एक जज्बा भी है अपने जो हमसे पिछली जनरेशन्स ने जो गलतियां कर ली उनको ना दोहराने का, उनको ठीक करने का। तो ये जज्बा डेफिनेटली है, वहाँ है, उसको बस पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। तो जो मेरे साथी पाकिस्तानी तालिबाएँ इसके साथ काम करना चाहते हैं तो आई वुड जस्ट से कि अपनी जो भी कैपेसिटी है अपने स्कूल के लेवल पे, अपनी सोशल मीडिया के थ्रू, अपने जितने भी चैनल्स जहाँ जहाँ आपकी रीच है, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करें और इसके बारे में बात करें, ताकि इससे ये इम्पैक्ट हो कि आज से 10 साल के बाद जब आप वोट करने लगें तो आप अपने जिन लोगों के लिए वोट करें उनसे ना सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिमांड करें, ना सिर्फ फाइनेंशियल पॉलिसीज़, ना सिर्फ हेल्थ पॉलिसीज़, बल्कि ये भी आपको पता हो कि आपने उनसे क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ डिमांड करनी है। तो आई वुड जस्ट से कि स्टार्ट इन योर ओन कैपेसिटी एंड बिल्ड अप। तो इस फील्ड में, क्लाइमेट एक्शन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं नेशनली और इंटरनेशनली, और जैसे जैसे आप इसमें काम करते हैं आपका नेटवर्क बनता है, यू कम अक्रॉस दीज अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, तो दे आर ऑल जस्ट देयर, यू जस्ट नीड टू ग्रास्प देम। बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये एप्लीकेशन ओपन फॉर ऑल था ये, और आपने भी एप्लीकेशन दी, 1400 लोगों में से आपको भी चूज़ किया गया, क्राइटेरिया क्या होता है, आपने ऐसा क्या मुख्तलिफ अपनी इस एप्लीकेशन में दिया जिसकी वजह से वो मजबूर हुए कि उन्होंने आपको पिक किया? थोड़ा सा गाइड करेंगे लोगों को? फॉर श्योर। तो जैसे मैंने पहले बताया, फोरसाइट और फ्यूचरिस्ट थिंकिंग एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, जैसे फिजिक्स एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, जैसे मैथ एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, और जैसे लिटरेचर एक डिसिप्लिन है, उसी तरह फ्यूचरिस्ट थिंकिंग, मुस्तकबिल के बारे में एक स्ट्रेटेजिकली तरह सोचना, ये भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन है। और इसमें मैंने जो एप्लीकेशन प्रोसेस था उसमें उन्होंने हमें कहा था कि आप एक क्रिएटिव सबमिशन दें अपनी, जिसमें आप अपने कंट्री की नेशनल क्लाइमेटिक और कल्चरल पॉलिसीज़ को आज से 20 साल के बाद कैसे देखते हैं उसके बारे में हमें बताएं। तो मैंने अपने क्रिएटिव सबमिशन में एक ऐसा पाकिस्तान इमेजिन किया था जो आज से 20 साल के बाद क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना लिया है कि हम क्लाइमेट चेंज से जो सैलाब आते हैं उनके रास्ते से हटे हुए हैं। हमने ऐसा अपना एग्रीकल्चर बना लिया है जिससे हमारे क्रॉप्स हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। हमने ऐसे फार्मर्स बना लिए हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है। हमारी चलें जी, ज़बरदस्त ज़ैनब, बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और कीप शाइनिंग। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने यकीनी तौर पर इसका बड़ा बेहतरीन एक इमेज या परसेप्शन पाकिस्तान के हवाले से दिया होगा, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब यंगस्टर्स इस तरीके से सोचते हैं पाकिस्तान को लेकर और इस तरह के प्लेटफॉर्म से मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फाइनली मैं आयशा चाहूँगी कि आप जाते जाते थोड़ा सा आवाम को ये बताती जाएं कि ये योगा थेरेपी क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है। बिल्कुल, देखिए योगा थेरेपी इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे आप मेडिसिन से स्विच होके एक एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक हो सकते हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स को तो मैं मैसेज दूंगी कि वो मेडिसिन से स्विच होके
योगा थेरेपी की तरफ आएँ, ताकि जो चीज़ें आपकी मेडिसिन से जिन पे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो आपकी चीज़ें ना हों और आप एक हीलिंग की तरफ आएँ, थेरेपी की तरफ। बिल्कुल, और बदवियात से बेहतर तो एहतियात भी है, और दूसरा अगर इस तरह की थेरेपी मौजूद है तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम कि साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएं। तो बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं, और एक वक्फा हमें प्रोग्राम में आप शामिल कर रहे हैं, जिसके बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ मौसम का हाल अहवाल आपको देते हैं, और सर्दी आपको पता है आ चुकी है, और आज आपको मेरे कपड़े देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कराची में भी सर्दी आ गई। आज सुबह काफ़ी मुझे ठंडक महसूस हुई, ठंडी हवा चल रही थी। तो मुल्क में सर्दी ने बाकायदा एंट्री अब दे दी है, बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में है। अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो लेह में पारा -6 हो गया है, स्कर्दू में -4 है, कालाम, गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा में -1 रिकॉर्ड किया गया है। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। टेम्परेचर भी मैं आपको कराची का बताती हूँ। पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर गुजरांवाला, ओकाड़ा, जिचकोट समेत कई शहरों में धुंध छाई हुई है। स्मोक के बायस 10 अजला में कल निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। दफातर, मार्केटें, दुकानें, सिनेमा दोपहर 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने इन पाबंदियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो अब आ जाते हैं टेम्परेचर्स की तरफ। तो कराची में टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अगर ऊपर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर जनाब 25 है, और इस्लामाबाद में 24 है, कोयटा में 19 है। कराची का मैं फिर से आपको बता दूं कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर ये जो मुझे हल्की सी खुनकी महसूस हुई है, उसके असरात आपको टेम्परेचर में नज़र भी आ रहे हैं कि पारा अब 30 से पीछे आ चुका है, और अब कम होता जा रहा है टेम्परेचर, और सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। और कहा भी गया था कि नवंबर के वस्त में सर्दी का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन अभी मौसम खुश्क और ठंडा है। बारिश की फ़िलहाल कोई पेशगोई नहीं की गई है। तो जनाब ये तो था मौसम का हाल अहवाल जो कि मैंने आपको दिया। अब हम चलते हैं फ़हीम खान के पास। थैंक यू सो मच सहरिश, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जाड़ा आया, धूम मचाता, कपड़े गर्म पहनाता आया, ठंडी हवा है, थर 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 कांपते हैं सब, थर 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 उग जाता है सूरज, जल्दी लगती है उसको भी ठंडी, और ठंड माहौल आ चुका है। इसके साथ साथ और अच्छी खबरें भी आ रही हैं, पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन खबरें हमारे पास मौजूद हैं। अदाकारा रेशम की नई आने वाली फिल्म गुंजल ने फ्रांस में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। रेशम कहती हैं कि ज़िंदगी में बहुत काम किया, मगर फिल्म गुंजल को मिलने वाली आलमी पजीराई से बेहद खुश हैं। फिल्म को अगले माह के आखिर में रिलीज़ किया जाएगा। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर से अदाकारा रेशम ने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको सुनाते हैं। ओवर टू यू मोइन। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा जिसने जो भी काम किया आलमी शोहरत हासिल की। मेरी मुराद अदाकारा रेशम है। उनसे आज बात करते हैं कि उनकी फ़िल्म भी है गुंजल जो रिलीज़ होने जा रही है, और सुनने वालों के लिए सुबह सवेरे एक अच्छी खबर है कि इनकी फ़िल्म को अब तक कई जो आलमी अवार्ड्स हैं वो दिए जा चुके हैं, नामजदगी भी हुई है। गुंजल के हवाले से पहले बात करेंगे, उसके बाद और भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रेशम जी? बिल्कुल ठीक। अच्छा, खुश हैं गुंजल फिल्म को अवार्ड फ्रांस में भी, पेरिस में भी अवार्ड मिला, और उसमें आप क्या किरदार अदा कर रही हैं, पहले सुनने वालों को बताइएगा। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारा काम किया, लेकिन गुंजल वो वाहिद फ़िल्म है जो कि इंटरनेशनली रिलीज़ हुई, ना कि रिलीज़ होने जा रही है, बल्कि फ़्रांस में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला प्रोड्यूसर को और बेस्ट राइटर का, और बार्सिलोना में दिखाई गई फेस्टिवल में, और अभी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिंदुस्तान में ये फ़िल्म जनवरी में दिखाई जाएगी और अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई है। और ये मेरा पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। मेरे हिस्से में बहुत पहले ही इस तरह की चीज़ें आ जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और पाकिस्तान में ये फ़िल्म जो है गुंजल रिलीज़ होगी। आई थिंक क्रिसमस से पहले अभी डेट अनाउंस नहीं की, बहुत जल्द इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। और इसमें मैंने बहुत एक पावरफुल लेडी का, एक औरत का कैरेक्टर किया है, और मैंने बड़ी रूह से किया है। आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। ये मैंने कोई छोटा मोटा रोल नहीं किया। मैं बताऊँ, मैंने बहुत मेहनत की है, और मैं ये बताऊँ कि मैंने पहली मर्तबा अहमद अली अकबर के साथ ये स्क्रीन शेयर की है, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं और बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। अच्छा रेशम जी, इसमें जो आपका किरदार है, क्या उसमें आप डॉक्टर हैं, जर्नलिस्ट बनी है, क्या हैं? मैंने आपका टीज़र जो देखा है उसमें बहुत पावरफुल लेडी लग रही हैं आप, तो
तो आप ज़रा सुनने वालों को खुद बता दें इसमें कैरेक्टर है क्या आपका। देखिए, अगर सुनने वाले को यही बता दिया मैंने कि ये कैरेक्टर क्या है, तो वो तो सब चीज़ें, वो जो एक क्यूरियोसिटी है, वो जो तजस्सुस है, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहती। हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने बड़ी मुद्दत के बाद एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर किया है, एक प्रॉपर कैरेक्टर है जिसके बहुत मतलब एक कैरेक्टर स्क्रीन पे आपको उसके जो ऐसा कैरेक्टर जो स्क्रीन पे कुछ मेरे ख्याल में ऐसे तासुर छोड़ेगा कि आप देखने वाले को मज़ा आएगा। अच्छा, रेशम जी का एक प्रोजेक्ट था, एक फिल्म थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसको भी रेशम तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया। 13 अक्टूबर को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री ने उसने ज़बरदस्त बिजनेस किया। अब जो गुंजल है, क्या कंपैरिजन है उस फिल्म का, या फिर ये उससे ज़्यादा 300 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर सकती है? देखिए, मौला जट एक कमर्शियल फिल्म थी, उसने पूरी दुनिया में झंडे गाढ़े अपने कामयाबी के। गुंजल जो है वो देखी जाए तो वो एक पैरेलल सिनेमा की फिल्म है, एक इशू बेस्ड स्टोरी है। तो उसका कंपैरिजन उसके साथ उस तरह से कमर्शियली नहीं किया जा सकता। रियल स्टोरी पे बनी फिल्म है, तो इसमें टैलेंट नज़र आएगा, बहुत टू मच आपको ग्लैमर नज़र नहीं आएगा। बट मेरा थोड़ा कैरेक्टर जो है थोड़ा सा हल्का सा ग्लैमरस है, क्योंकि वो ऑफिस जाती है तो जाहिर है वो बन ठन के जाती है थोड़ा सा, जो मिनिमल एक औरत उस कैरेक्टर को ज़रूरत थी उसके मुताबिक हमने उसको गेटअप दिया। तो मौला जट की एक अपनी नौयत की फ़िल्म थी, ये अपनी नौयत की ये हिस्टोरिकल मूवी है, जो कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बोर हो जाएंगे। ये आपको फ़िल्म जोड़े रखेगी, आपको एंड तक देखने का मज़ा आएगा। और इसमें आमना लियास ने, अहमद अली अकबर ने, हम सब ने बहुत मेहनत की है। आइएगा, देखिएगा, ये फिल्म बहुत अच्छी है। तो हम ये सुने, ये जहन में प्लान कर लें कि 2024 में रेशम जी जो है वो सिंगल नहीं होंगी, शादीशुदा हो जाएंगी। रेशम आपने खुद ख्वाहिश का इजहार कर दिया। देखिए, मेरी जब भी शादी होगी, लेकिन रेशम जी आपको हमेशा लंगर पकाती नजर आएंगी, लोगों की हमेशा खिदमत करती नजर आएंगी। मैंने वादा अपने अल्लाह से किया है, मैंने लोगों को बहुत एंटरटेन किया, मैंने बड़े गाने पिक्चराइज कराए, मैंने बहुत ग्लैमरस कैरेक्टर्स किए, लेकिन मैंने अल्लाह के पास जाके अपना मुंह भी दिखाना है, मैंने अल्लाह को अपनी शक्ल दिखानी है, मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। तो मैं वहाँ क्या बताऊँगी कि मैं क्या करके आई हूँ इस दुनिया में। तो मुझे बस मैं आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कि बस अल्लाह पाक मुझसे कोई ऐसे काम करवाता रहे जिससे मेरी कोई कौम, मेरी दुखी इंसानियत जो है मुझसे खुश रहे। दुखी इंसानियत की बात की, लास्टली ब्रीफली एक कमेंट करते जाइएगा जो फ़लस्तीन में हो रहा है इस टाइम। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में कोई क़यामत देखी है, ऊपर जाके तो क़यामत वो पता नहीं हम कब देखेंगे। मैंने अपनी आँखों से इस दुनिया में मैंने क़यामत देखी है। हम हंस रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम तो उनकी, मैं कहती हूँ कि हम तो उनके ज़रा बराबर भी अच्छे इंसान नहीं है। वो जो उम्मत, मैंने कल एक आदमी की वीडियो देखी और उस आदमी ने ये कहा, उसकी पूरी फैमिली के वो शहीद हुए, वो सारी डेड बॉडीज़ पड़ी थी और वो अकेला बुज़ुर्ग इंसान बच गया। उसने कहा कि जाकर ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत करना, उससे शिकायत करना कि पूरी दुनिया के मुसलमान हमारे हक़ में नहीं बोले। ये कितनी बड़ी शिकायत है। वो कौमी कोई और है, उनके जज्बे कोई और है, वो हिम्मत वाले हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। हम वैसे हौसले ना ला सकते हैं, ना वैसी हिम्मत ला सकते हैं, ना वैसे हम उनकी राह में वैसे शहीद हो सकते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने कहा था कि बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वही इसको बचाएंगे, और वो बचा रहे हैं। वो दिफा कर रहे हैं अपने खून से, वो जंग लड़ रहे हैं इस अपने खून से। मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे जो अल्लाह की राह में, इतने खूबसूरत बच्चे जो शहीद हो गए। मैं अल्लाह से रोज़, मैं 2 नमाज़ें या शायद 3 पढ़ती हूँ, मैं उसमें नमाज के सजदे में जाके अल्लाह से कहती हूँ कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकी, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकी, तू मुझे माफ़ कर दे। मैं रोज़ माफ़ी मांगती हूँ, मैं रोज़ अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ उनके लिए, और रब से माफ़ी मांगती हूँ। इससे बड़ी करबला नहीं देखनी, इससे बड़ी क़यामत नहीं आनी। इनके नसीब में, मैं कहती हूँ कि इनके नसीब में फ़तह नहीं है, फ़तह सिर्फ फ़लस्तीनियों की होनी है। ये इसराइली, ये हिटलर ने जो इनके साथ किया था ना, वो ठीक किया था, इनको कमरों में बंद कर करके मारा था। मैंने पूरी दुनिया में जो जितने बड़े प्रोटेस्ट होते देखे, यूके में मिलियंस, अमेरिका में मिलियंस, खुदा की कसम अगर ये लोग मुसलमान हो जाए ना, गोरे कलमा पढ़ लें, तो इनसे अच्छा मुसलमान ही कोई नहीं है।
बहुत शुक्रिया रेशम जी। रेशम अदाकारा रेशम ने हमें वक्त दिया, हम इनके मशकूर हैं और बड़े जज्बाती गुफ्तगू की इन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से, और यकीनन जिस तरह का ये काम कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, हम तमाम लोगों के लिए भी ये एक आइडियल है, एक इंस्पिरेशन है। जी, मोइन ज़ुबैर ने जनाब रेशम से बात की और इनमें कुछ वो आबदीदा भी हो गई फ़लस्तीनी बहन भाइयों की बात करते हुए, और उन्होंने अपनी सारी बाबीती खैर बताई है, वो क्या ख्यालात रखती हैं। तो अल्लाह ताला मदद फरमाए हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की, हम यही दुआ बार बार कर रहे हैं, क्योंकि जो मनाजिर वहाँ से आ रहे हैं वाकई जो भी एक नरम दिल रखने वाला इंसान है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसका दिन पूरा बहुत अजीब गुजरता है वो विजुअल्स देखने के बाद। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अब कुछ हमें सितारों की बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और सितारों का हाल जो है वो आपको बताएंगे। मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल पर आसमान के सितारे क्या पोजीशन लिए बैठे हैं और क्या पोशीदा पैगाम दे रहे हैं वो एक दूसरे को, ये इल्म नजूम के ज़रिए इरफान कामिल साहब आज हमें बताने वाले हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जी वर्ल्ड कप का फिनाले होने जा रहा है संडे को, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो जब हमने वर्ल्ड कप पे इतनी बातें कर ही ली हैं और आज हमारी टीम वहाँ मौजूद नहीं है, तो क्या लग रहा है सितारे क्या कह रहे हैं, इंडिया की फेवर में जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की? बॉस ये 21 अक्टूबर अगर हम पुराना एक प्रोग्राम रिकॉल करें अपना, तो मैंने उस वक्त कहा था कि 21 अक्टूबर के बाद ना ये सब चीज़ें बेसिकली फेवर करेंगी इंडिया को। इंडिया, ये मार्च का जो टाइम होता है ना, ये इंडिया को बहुत फेवर करता है। और आप देखें उनका भी जो 15 को जो मैच था वो भी उन्होंने विन किया, और अब ये जो संडे को जो मैच होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद 21 के बाद ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ये जुपिटर का टाइम आ जाएगा, तो ये मैच जो वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है ये मार्च के टाइम में खत्म हो रहा है, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से। यानी कि ट्रॉफी जो है वो इस दफा भारत लेकर जाएगा। बिल्कुल 80% तो यही है चांसेस, 20% है लेकिन वो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया को ही फेवर कर रहा है। ठीक है, सही। अच्छा अब इरफान साहब, आप जरा थोड़ा सा मुल्की हालात व वाक़यात पर भी आ जाते हैं, क्योंकि आगे अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं। सुनने में आया है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए और आइंदा चंद महीनों में, 1-2 महीने में महंगाई कम होती दिखाई दे रही है। तो वाकई ऐसा कुछ होने वाला? सितारे क्या बता रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने आपको अगर याद हो हमारे 2 प्रोग्राम जब हमने पहले किए थे तो आपने यही क्वेश्चन किया था, उस वक्त मैंने कहा था ग्रेजुअली आपको आफ्टर नवंबर ये चीज़ें आपको कम होती हुई नज़र आएगी महंगाई। और ये भी मैंने आपको कहा था कि जो सोना, जो गोल्ड जो है, गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी राइजिंग साइड पे होंगी, वो बढ़ती जाएंगी, डॉलर की प्राइस नीचे आती जाएगी। और आप ये देखिएगा इसमें फिर फ्यूल काउंट होता है, जनवरी फरवरी फ्यूल को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, यानी डाउन साइड के ऊपर आपको पेट्रोल की प्राइसेस और कम होती हुई नज़र आएंगी जनवरी फरवरी के अंदर। और कंपैरेटिवली ये लोहा होगा और हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरे ये है कि जो अभी आप चल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये मैंने अपने एक लास्ट ईयर का जब एक न्यू ईयर का मैं प्रोग्राम कर रहा था किसी और चैनल पर, मैंने वहाँ प्रेडिक्शन की थी अबाउट दिस वॉर, ये जो अभी चल रही है कि ये लीड करेगी टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। बट लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये अभी 21 नवंबर के बाद इसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो इस वक्त जो वॉर चल रही है बिटवीन इसराइल एंड फलस्तीन, और अल्लाह करे ये बस ख़त्म हो, क्योंकि दिल रोता है बहुत। अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने अपनी प्रेडिक्शन का जिक्र किया, जो आपने बात की थी, बिल्कुल हमें याद है आपने किया था जिक्र, और आपने एक टाइम फ्रेम भी दिया था कि ये मार्च अप्रैल तक ये फेज़ रहेगा, उसके बाद इसमें ट्रांजैक्शन होगी इलेक्शन के बाद, ये भी आपने बताया था कि ये एक फेज़ आएगा, वो भी आप उस पर कुछ तज्जिया? जी, इलेक्शन भी एक्चुअली 8 फरवरी की जो डेट है जी, ये मुझे थोड़ी सी डिले नज़र आ रही है, मुझे आफ्टर मार्च नज़र आ रही है डेट। ये मतलब ये कि 21 फरवरी के बाद जुपिटर के टाइम में इलेक्शन मुझे नज़र आते हैं पाकिस्तान के, तो लिटिल बिट शायद थोड़ा सा डिले आएगा मुझे लगता है इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन में डिले आएगा, चलिए ये भी ठीक है। अच्छा, क्रिकेट की बात हमने आपसे कर ली है, क्रिकेट का पता चल गया है, आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा गुजरने वाला है इरफान साहब? आने वाला हफ्ता बड़ा चेंजिंग वाला हफ्ता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएगा अभी ट्यूसडे से हम एक नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन में चले जाएंगे जो कि बेसिकली सेजिटेरियस है। ओके। और ये सेजिटेरियस का जो मंथ है, जुपिटर का मंथ है। नहीं, ट्यूसडे से वेडनेसडे को तो 22 है, हम सेजिटेरियस में तो 23 को जाएंगे ना। ये कुछ लोग मुत्तफिक हैं 22 पे, कुछ लोग कहते हैं 23, लेकिन
जब हम उसकी क्लोजिंग डेट्स यानी मीन्स हम उसके डेज को जब काउंट करते हैं तो बेसिकली 22 को वो पूरे हो जाते हैं, वो मून साइकिल पूरा हो जाता है। यानी 22 से आप ये बता रहे हैं कि सेजिटेरियस स्टार्ट हो जाता है? 22 की रात से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और ये आफ्टर मगरिब हम इसको काउंट करते हैं, और जैसे ही यानी मून लाइट का टाइम स्टार्ट होता है हम इसको काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो नेक्स्ट वीक जो होगा ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है टूवर्ड्स जो लोग रिलेट करते हैं गोल्ड के बिजनेस से, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है ये। उसको बहुत अच्छे तरीके से वो लोग कैश कर सकते हैं इस टाइम को। दूसरी चीज़ ये कि गोल्ड की जो प्राइजेस हैं, यानी जो लोग गोल्ड बाय करना चाहते हैं वो इस तरफ ना जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर्पज से, क्योंकि गोल्ड प्राइजेस हाई होंगी थोड़ी, लेकिन जो गोल्ड की ट्रांजैक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके। ट्रेडिंग होगी गोल्ड की। तो फिर बाय करने दे, जब हाई हो जाएगी तो बेच देंगे, प्रॉफिट लेंगे। एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक हो शॉर्ट गया। में वो लोग डील कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो लोग भी वाबस्ता हैं कैटल फार्मिंग से, मीन जो जानवरों के काम से वाबस्ता हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग अगर अपने चीज़ों को ट्रेडिंग करते हैं और कैटल फार्मिंग से जो लोग वाबस्ता हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इवन देन आने वाले अपकमिंग टाइम के लिए भी उनके लिए बहुत अच्छा है। सही। तो वो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट लेते हैं, किसी अपने न्यू बिजनेस का भी स्टार्ट लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। सही। तो इरफान साहब, होरोस्कोप क्या बता रहा है अगर हम एरीज से स्टार्ट करें? आप अगर एरीज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एरीज का मंथ मार्च को रिलेट करता है, और ये जो मंथ अपकमिंग वीक में जाएंगे जुपिटर में जाएंगे, बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। अच्छा रहेगा इनका, कम्युनिकेशन इनकी स्ट्रांग रहेगी। इवन देन जो अब तक ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से थे उससे निकल जाएंगे। अब ये एक कंफर्टेबल इनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट बहुत एरीज एंड स्पेशली स्कॉर्पियो ये और लिब्रास ये थोड़े से रहे हैं ट्रबल के अंदर, जिसके अंदर इनको थोड़े फिजिकल और इश्यूज रहे और थोड़ा उसके अंदर मेंटली रिलेटेड इश्यूज रहे। बट नाउ ये अपकमिंग टाइम एरीज के लिए अच्छा है, सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरीज के बाद आप पाइसेस के लिए आते हैं, तो पाइसेस ऑलरेडी क्योंकि सॉरी हम पाइसेस से मैं स्टार्ट लेता हूँ एक्चुअली, तो वो एरीज बाद में आता है। ठीक है। टॉरस आएगा उसके बाद। हाँ, तो एरीज के बाद हम टॉरस पे आते हैं। टॉरस क्योंकि बेसिकली मंथ है रिलेट करता है आपका वीनस से, तो वीनस और ये थोड़ा सा ट्रबल रहेगी, हेल्थ वाइज ट्रबल रहेगी इन लोगों को, क्योंकि ये जब भी आता है जुपिटर का मंथ, ये थोड़ा सा इनको स्पेशली जो पल्मोनोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, सांस से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, उसको ज़रा टेक केयर करें। माहौल से ज़रा सा ज़्यादा एलर्जीज वगैरह का इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं ये लोग, तो उसको टेक केयर करें। और उसके लिए ज़्यादा कोशिश करें, एक्सरसाइज वगैरह, मॉर्निंग वॉक ना करें। लोग अमूमन मॉर्निंग वॉक पे एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन मैं टॉरस जो लोग रिलेटेड हैं इससे वीनस से, मैं उनको कहता हूँ मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें, क्योंकि मॉर्निंग में उनके लिए थोड़ा सा स्टमैटिकल इश्यूज हो सकते हैं। टॉरस के बाद आप आ जाते हैं जेमिनाई के ऊपर। तो जो जेमिनाई रिलेटेड पर्सनैलिटीज हैं मरकरी से बिलोंग करते हैं, जुपिटर के साथ बहुत को फ्रेंडली है, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ सकती हैं इस वक्त। प्लस इनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं अगर ये किसी लैंड के ऊपर करते हैं टूवर्ड्स, यानी जो फसलों का काम करते हैं, जो सब्जियों का काम करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं, फ्रूट्स का करते हैं, अगर जेमिनाइज उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको फ़ायदा होगा। जेमिनाइज के बाद आप आ जाते हैं कैंसर के ऊपर। जो कैंसेरियंस जो हैं, कैंसेरियंस इस वक्त क्योंकि नेक्स्ट जो वीक के अंदर फॉल करेंगे तो बेसिकली इनको एंजाइटी इश्यूज होंगे। इनको थोड़े से फैमिली इश्यूज से रिलेट करते हैं ये आपस में जो घर के अंदर बाइंडिंग है वो थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम रहेगी। कोशिश करें, इनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये मंडे के दिन कोशिश करें सदका ज़रूर करते रहें, जिसकी वजह से इनके घर का माहौल कम से कम अच्छा रहेगा और किसी किस्म के कोई चेंजेस ना करें इस वक्त के अंदर। यानी ये मैं प्योर जुपिटर की बात कर रहा हूँ, यानी पूरे दिसंबर की बात कर रहा हूँ। किसी किस्म के भी अपने कोई जॉब के अंदर, अपनी रिलोकेशन के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करें, इसको स्मूथली बस चलने दें, तो ये उस ट्रांजिशन फेज से निकल जाएंगे फिर आगे। प्लस अब आप कैंसेरियंस के बाद आप आ जाते हैं लियोस के ऊपर। लियोस की इस वक्त जो बेस्ट चीज़ होगी लियोस के लिए वो है उनका सेटलमेंट। अगर वो कहीं अब्रॉड सेटलमेंट चाह रहे हैं लियोस, उनके लिए बेस्ट टाइम है। इसको बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लें इसके ऊपर
और अगर किसी लोगों को पाइपलाइन में उनके वीज़ास चल रहे हैं, उनके कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी पढ़ाई, कोई स्टूडेंट वीज़ा हैं जो, और स्पेशली जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाह रहे हैं, मैं उनको बहुत प्रॉपरली बात कर रहा हूँ, जो लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए फोकस कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर सक्सेसफुल होंगे, यानी कोई उसके अंदर मुझे डाउट नहीं है कि उनकी जो चीज़ें पाइपलाइन में वो क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल अगस्त के बाद आप जब लियोस को ड्रॉप आउट करते हैं तो आप विरगोस की तरफ आते हैं। विरगोस को इस वक्त फिर वही वाली बात है, हेल्थ को बहुत केयर करने की ज़रूरत है। विरगोस इस वक्त एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसके अंदर उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द विरगोस जो लोग पाकिस्तान के अंदर अब्रॉड, अच्छा थोड़ी सी हमारी सेटलमेंट डिफरेंट होती है, जो लोग हमारे इस पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ का एक एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, बाहर की अलग है, तो यहाँ पे लोग बहुत टेक केयर करें सिस्टमेटिक कंडीशन को, क्योंकि विरगोस बहुत ज़्यादा इस वक्त इफेक्टेड हैं सिस्टमेटिकल कंडीशन से, ब्रीदिंग इश्यूज हैं उनके बहुत ज़्यादा। लोग, अब हम कोविड को काउंट नहीं करते बट सम सॉर्ट ऑफ कोविड के फ्लू वगैरह और इस तरीके से बहुत सारी इन्फ्लुएंजा भी आ जाता है। इन्फ्लुएंजा भी आ जाता है। इरफान भाई वेरी क्विक, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, बाकी स्टार्स भी कवर कर लेते हैं। हाँ बस जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं। तो हम जब विरगो के बाद पढ़ते हैं तो हम लिब्रास की तरफ आते हैं। लिब्रास को बिल्कुल सेटल रहने की जरूरत है, उनके हेल्थ इश्यूज निकल चुके, अब उनको सिर्फ और सिर्फ अपने घर की अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बस एज इट इज रन करें, उनको कुछ चेंजेस नहीं करनी उन्होंने। लिब्रास के बाद स्कॉर्पियो आ जाते हैं। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि एरीज और स्कॉर्पियो एक जो चीज़ों से गुजर रहे थे, नाउ द टाइम इज ओवर। अब वो अपनी चीज़ों को बहुत स्मूथली आगे लेके चल सकते हैं, उनको किसी किस्म की कोई इश्यूज नहीं। चले जी, बड़ी अच्छी बात है कि स्कॉर्पियोज का वो मुश्किल वक्त अब आगे जो वक्त है वो अच्छा वक्त है, तो इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही नाज़रीन, फ़हीम और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।